प्रेशर, उनकी शुगर, उनकी चीजें एग्जैक्ट नॉर्मल पे आ चुकी है। डॉक्टर साहब आप शुरू करो। थैंक यू हमारे मित्र एपोस्टल अंकुर नरोला जी। और दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संजीव सूद जी। दुनिया में सबसे दुखदाई चीज है बीमार रहते हुए जिंदा रहने की कोशिश में लगे रहना। अगर आप सोचें, गॉड ने हमें इस धरती में भेजा है, क्या हमें दर्द देने के लिए, बीमारी देने के लिए भेजा है? अगर ऐसा नहीं है तो हमारे आसपास याद कीजिए, अपने आसपास देखिए, हमारे खुद को देखिए, बहुत लोग बीमार हैं। डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़ है, कैंसर है। एक बार अगर ये बीमारी हो जाती है, आपने ये सुना होगा कि वो ठीक ही नहीं होती कभी। दवा लेते जाते हैं, बीमार पड़ते जाते हैं, दवा लेते हैं, बीमार पड़ते हैं। पूरे दुनिया में ऐसा एक भी इंसान नहीं मिलेगा जो ये बोले कि मैंने डायबिटीज़ की दवा ले ली, अब मैं पूरी तरह ठीक हो गया, या मैंने ब्लड प्रेशर की दवा काफ़ी समय तक ली, अब मैं ठीक हो गया, या मैंने हार्ट की दवा ली, मैं ठीक हो गया, या मैंने कीमोथेरेपी कराई, अब मैं ठीक हो गया। ठीक होने का नाम ही नहीं लेते। फिर वो इंसान सोचता है कि मुझे बीमारी के साथ ही जीना है। लेकिन फिर भी एक बार सोचिए, अगर हम यहाँ बीमार हैं, ठीक होने का कोई ना कोई तो इंसान होगा, कोई ना कोई तो तरीका होगा। और जो तरीके हमारे पास अभी दिखाई दे रहे हैं दवाई खाने का, वो तरीका काम तो नहीं कर रहा। अगर काम कर रहा होता तो पूरे दुनिया में कम से कम एक इंसान तो उस दवाई को खाने के बाद ठीक हो जाता। अगर तो ऐसा कोई इंसान आपको मिले तो आप मुझसे मिलाइए। दरअसल दवाइयों से इंसान ठीक हो ही नहीं सकता। इस बात को समझना ज़रूरी है और समझना बहुत आसान भी। दवाइयों से इंसान ठीक क्यों नहीं हो सकता? इंसान उसी चीज़ से ठीक हो सकता है जो गॉड की बनाई हुई चीज़ है। दवाई इंसान की बनाई हुई चीज़ है। इस बात को थोड़ा आसान भाषा में मैं आपको समझाना चाहता हूँ। पहली बात तो जो हमारे मित्र अंकुर जी ने बोला, आज से 5 साल पहले मुझे आने का मौका मिला और तब ये सब नहीं था जो अभी छत देख रहे हैं हम। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में देश और दुनिया में बहुत जगह पे अभी की तरह इसी तेजी से ये सिलसिला फैलेगा। जिस डाइट की जिक्र अंकुर जी ने अभी की, DIP डाइट, जो पिछली बार मैंने बताया था, जो लोग पिछली बार नहीं थे, 5 मिनट में वो डाइट मैं बता देता हूँ और उसके बाद आगे क्या करना है वो बताऊँगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने आसपास सभी से प्यार करते हैं, जिससे भी प्यार करते हैं उसको एक बार याद कर लीजिए। अभी आप बैठे हैं यहाँ पे, अचानक जिससे प्यार करते हैं या जिसको प्यार करते भी नहीं है, जिसे जानते भी नहीं है, आपके आंखों के सामने एकदम से गिर जाए, उसके सीने में दर्द हो, हार्ट अटैक बोलते हैं इसे, तो आप इस वक्त क्या करेंगे? आप बोलेंगे मैं तो भाई डॉक्टर को बुलाऊंगा, वो तो टाइम लगेगा आने में, एम्बुलेंस को बुलाऊंगा, हमें पिछले 4 किलोमीटर आने में तो मुझे 40 मिनट लग गए, एम्बुलेंस कहाँ से आएगा? कुछ तो करना पड़ेगा इसी वक्त। अगले 4 मिनट में अगर कुछ कर दिया तो उसका दर्द गायब हो सकता है, वो ठीक हो सकता है। 2 ही चीज़ है आपके पास
जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उस दो के बिना आप जिंदा नहीं हैं। सांसों का चलना, धड़कन का चलना, इन दोनों को अगर आपने काबू में कर लिया तो बहुत कुछ आपके काबू में आ जाएगा। तो आज इन दोनों को कैसे काबू में करना है? अपने हाथ से या फिर गॉड के बनाई हुई चीज़ों से, वो हम सीखेंगे। उससे पहले आप में से जिनके माता पिता को डायबिटीज़ है, दवाइयों पे है, ब्लड प्रेशर है, दवाइयों पे है, थायराइड है, दवाइयों पे है, जोड़ों के दर्द है, दवाइयों पे है, आज एक बार फिर से वो DIP डाइट में आपको बोलता हूँ, आप याद रख लीजिए, कीजिएगा ज़रूर, ताकि दवाई उनकी छूट जाए, वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाए। करना क्या होगा? बहुत ही आसान है। 12 बजे तक सुबह जब भी उठें, 12 बजे तक सिर्फ और सिर्फ फल खाना है। 3 से 4 तरह के फल। कौन से फल? जो फल आपको मिल जाए, जो फल सस्ता हो, जो आसानी से आपको मिल जाए, आसानी से आप खा पाएँ, जो आपको पसंद हो। मीठे से मीठा भी चलेगा, आम चलेगा, अंगूर चलेगा, चीकू चलेगा, केला चलेगा, सब कुछ। कितना खाना है, इसी में सारा गुण है। खाते तो सभी हैं, कितना खाना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके वजन को 10 से गुणा कर दीजिए। मेरा वजन है 70 किलो, 10 से गुणा करूँगा 700। अब इसको ग्राम कर दीजिए। कम से कम 700 ग्राम खाना है। यानी कि कल सुबह या फिर परसों, कल तैयारी कर लीजिए। जो भी आपके घर में डायबिटीज़ की दवा ले रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल की दवा ले रहे हैं, BP की दवा ले रहे हैं, चुपचाप उनके वजन के मुताबिक, जैसे मैंने बताया, प्लेट आप अपने हाथ से बना के 4 तरह के फल अपने पसंद के डाल दिया कि यही उनका नाश्ता है। उससे भूख नहीं मिल रही तो, भूख नहीं मिट रही तो क्वांटिटी बढ़ सकती है जितनी चाहे, लेकिन 700 ग्राम तो खाना ही है। मेरे लिए 70 kg, कोई 60 kg तो कम से कम 600 ग्राम तो खाना ही है। उसके अलावा कुछ नहीं खाना है 12 बजे तक। रोटी, सब्जी, ब्रेड, नूडल, चाय, कुछ नहीं। 12 बजे अब आता है लंच, दोपहर का खाना। पहले प्लेट 1 में सलाद खाना है। कितना? आपके वजन इंटू 5। मेरा वजन है 70 kg इंटू 5, 350 ग्राम। 350 ग्राम से कम खाऊंगा तो वो खाना है, 350 ग्राम या उससे अधिक खाऊंगा तो वो दवा है। खाना दवा बन गया। सलाद, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी या सलाद पत्ता, लाल, पीली, हरी, शिमला मिर्च, प्याज, 4-5 तरह के कच्ची सब्जी। जिनके दांत मजबूत नहीं है, थोड़ा स्टीम कर लिया, थोड़ा उबाल लिया। लेकिन फॉर्मूला ये कि कितनी क्वांटिटी। इतना खाने के बाद 350 ग्राम। अब आप खाएंगे रोटी, सब्जी, दाल, चावल, जो खाना चाहते हैं वो खाएंगे। जो आप रोज खा रहे हैं वही खाएंगे। डिनर 7 बजे से पहले खत्म कर दें, और डिनर में भी वही करें जो मैंने अभी बताया। लंच के लिए दोपहर का खाना और रात का खाना एक जैसा। 2 चीज छोड़ दें। एक, जो चीज फैक्ट्री से निकल के आती है, बिस्किट, ब्रेड, पैक चीजें, राइट, या जो चीज जानवरों से निकल के आती है, दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, छाछ, चिकन, अंडा, छोड़ दें। जैसे ही आप ये करेंगे, जो लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं, तीसरे दिन तक उनका ब्लड शुगर ऐसे नीचे जाने लगेगा, उनकी मजबूरी हो जाएगी गोलियों को, दवाइयों को छोड़ना या कम करना। इंसुलिन है तो इंसुलिन को 40% कम करना पड़ेगा, नहीं तो वो बहुत नीचे चला जाएगा। जो लोग ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे थे काफ़ी सालों से, 1 हफ्ते के अगर करेंगे तो उनका ब्लड प्रेशर की दवाई कम करनी पड़ेगी, नहीं तो ब्लड प्रेशर नीचे चला जाएगा। 3 टेस्टिमनीज हैं इनके डाइट के, जिनको मैं जानता हूं पर्सनली। एक आदमी जिसकी शुगर 550 के करीब थी और वो टीके लगाता था, शुगर के, इंसुलिन के टीके लगते थे उसको। तो जब वो टीके लगाता था तो एक टाइम ऐसा आ गया उसकी लाइफ में कि जो टीके थे, टीके भी असर नहीं कर रहे थे। हॉस्पिटलाइज्ड होने के बाद डॉक्टर्स ने कहा कि कौन से आप टीके लेते हो? उसने कहा मैं फलाने टीके लेता हूँ। डॉक्टर्स कह रहे थे कि शुगर की मेडिसिन जो है वो आप पे असर नहीं कर रही। और जब उसने ये सुना कि सुबह फ्रूट खाने, उसने कहा मैं तो पहले ही शुगर का पेशेंट हूँ, सुबह फ्रूट खाऊंगा तो मैं मर ही जाऊंगा।
डोंट वरी, सुनो मेरी बात, इस चर्च में डॉक्टर्स जो हैं वो हमारे मेंबर्स हैं। हम किसी डॉक्टर के खिलाफ नहीं, किसी एमबीबीएस के खिलाफ नहीं, किसी एमडी के खिलाफ नहीं, वो हमारी खुद की चर्च के मेंबर हैं। आपको हम ये नहीं कह रहे कि आप मेडिसिन छोड़ दो, आपको ये कह रहे हैं कि ये डाइट फॉलो करो, अपने डॉक्टर के पास जाना मत छोड़ो, क्योंकि वही आपको बताएगा कि आपको अपनी मेडिसिन थोड़ी करनी पड़ेगी क्योंकि आपकी बॉडी हील होना शुरू हो चुकी, वही खुद आपको बताएगा। आप समझ रहे बात मेरी? अब जब 550 उसकी शुगर हो गई तो उसको जब डीआईपी डाइट को बताया गया कि डीआईपी डाइट लेना है। सुनो मेरी बात, हमारे पास बहुत से ऐसे आसपास व्यक्ति हैं जो क्रिश्चियन नहीं है, जो नॉन क्रिश्चियंस हैं, जिनको प्रेयर का नहीं मालूम। मैंने ऐसी टेस्टिमनी सुनी है जब उन्होंने डीआईपी डाइट फॉलो की, मेरे नॉन में है, इनकी डाइट फॉलो की, उस व्यक्ति के जो इंजेक्शंस थे वो खत्म हो गए, इंजेक्शन लेने बंद हो गए, उसकी शुगर 200-250 पे आनी शुरू हो गई और राइट नाउ इन दिनों में उसकी शुगर 108, 160, 140, 150, 100, 90 ऐसा रहता है। और दूसरा, एक मेरे नॉन बिलीवर फ्रेंड हैं, वो अमेरिका के हैं और बड़े बड़े लोगों के साथ उनका उठना बैठना है, बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ऐसे लोगों के साथ उनका उठना बैठना है। जब उन्होंने ये डाइट फॉलो की तो वो नॉन बिलीवर हैं, वो प्रभु को नहीं मानते, तो उनकी खुद की मुंह की टेस्टिमनी है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा बीपी जो दवाइयों से कम नहीं हो रहा वो इस डाइट से कम हो चुका है। जस्ट मॉर्निंग वो क्या करते थे, सुनो मेरी बात, जिनको बीपी की गोली भी लगी हुई, मॉर्निंग उठ के नारियल पानी पीना, साथ में कच्चा लहसुन, एक कच्चा लहसुन खाना, उसके बाद जितना भार है, 80 किलो भार है तो 800 ग्राम फ्रूट खाना, दोपहर को 80 किलो भार है तो 350-400 ग्राम, 400 ग्राम वैसे बनता है लेकिन वो कम ही खाते लोग, 300-400 ग्राम सैलेड खाना। जब खत्म हो जाए, सैलेड फिनिश हो गया तो उसके बाद जो भी चपाती, भार कम करना है तो 1 चपाती, भार बढ़ाना है तो 2 चपाती, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने मैंने कम करना था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं फिजिकली, लेकिन मुझे वेट कम करना था, मैंने डीआईपी डाइट से 20 किलो वेट कम किया है, बिना किसी प्रॉब्लम, बिना किसी मेडिसिन इमरजेंसी, जस्ट वेट कम किया, पहले से कहीं अधिक हेल्थी, कहीं अधिक स्ट्रॉन्ग, कहीं अधिक एनर्जेटिक। कैसे? सिर्फ दोपहर को सैलेड लेना है, साथ में नहीं खाना रोटी के, रोटी से पहले खाना है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, लोग क्या सोचते हैं, जैसे यहाँ के बहुत सारे लोग जो हमारे हैं पूरे इंडिया में, उनकी सोच ये है कि साढ़े तो रोटी नहीं पूरी होती, दाल ही नहीं बना होती, रोटी नहीं बना होती, तो असं सलाद ते फ्रूट कितों खा लांगे। उनका क्या हल है कि वो मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि बाद दे विच पित्ता घटाना 15-20 हज़ार ला के, हाँ, या पथरी का ऑपरेशन कराना, जे आप डाइट ही इन्ने दी खा लीए 6 महीने तो ऑपरेशन की लोड़ ही ना पवे आपां नूं। सही बात, ये ज़्यादा वधिया कि पित्ता घटाना ज़्यादा वधिया? अच्छा, जिन सिस्टर्स को यूट्रस की प्रॉब्लम है, जिनको सिस्ट हैं, अब यहाँ पे परमेश्वर सिस्ट को प्रार्थना से बाहर निकालता है, लेकिन मैंने फिर कहा डाइट इंपॉर्टेंट है। यीशु मसीह ने कहा, बाइबल में बहुत सारे इसके जिक्र हैं, जैसे लेवी व्यवस्था 11 उसकी 1 से 31 से बाइबल में जिक्र है कौन सा फल कौन सा मीट खा सकते, कौन सा चीज नहीं खा सकते। जिनको सिस्ट है, ये डाइट से सिस्ट भी गायब हो जाती है। डाइट से जब करेंगे धीरे धीरे सिस्ट कम होगा, डिसॉल्व होगा करते करते। और पथरियां भी, स्टोन है, सिस्ट है, वो गायब, वो कम होती खत्म हो जाएगा। और जो आपको पेन है, मान लो एक बंदे के गुर्दे में स्टोन है 10 mm का, उसको पेन रहता है, जब वो ये डाइट फॉलो करता है, जस्ट 3-4-5-6 दिन हफ्ते में उसका पेन कम होना शुरू हो जाए। जब पेन कम हुआ, इसका मतलब वो पथरी का साइज छोटा हो रहा है, और असर हो रहा है। तो ये इनके लिए निशानी होगी कि जो भी सिम्टम इनके बॉडी में है बीमारी का, वो डाइट से कम होना शुरू होगा। अगर वो लगातार फॉलो करेंगे तो वो गायब हो जाएगा। ये ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए। सुनो, अब मान लो सैलेड है, लोग बोलते हैं कि हम फ्रूट कहाँ से खाएं, हम इतना नहीं अफोर्ड कर सकते, या फ्रूट को या सैलेड को, है ना। जो सिस्टर डॉक्टर हमारे पास आपके साथ आई हैं, तो हम बात कर रहे थे, आपने फ़ोन पर भी हमने बात की कि जो ब्रेन के पेशेंट हैं, अगर वो कनक खाना छोड़ दें, आटा खाना छोड़ दें, तो वो हील हो जाते हैं।
सिर्फ कनक खाने से लोग बीमार हैं, बीमार, सिर्फ गेहूं की रोटी खाने से। गेहूं, हाँ। और वो सिस्टर बता रहे थे कि गेहूं 1901 के बाद बोई जाने शुरू की और कमर्शलाइज हो गई, और उससे पहले लोग जो थे वो मोटा अनाज खाते थे, मोटा अनाज खाते कोई कोदरे की रोटी है ना, बाजरा और क्या क्या होता है, रागी, बाजरा, चना, कुट्टू, चना, जौ, और भी बहुत सारे मिलेट्स हैं। मिलेट्स के कई सारे प्रकार हैं, फॉक्सटेल मिलेट्स हैं, कोडो मिलेट्स हैं, बर्नयार्ड मिलेट्स। सुनो मेरी बात, अब जो मुझे मालूम नहीं, कोदरे का आटा और गेहूं के आटे में फर्क है? महंगा है कोदरे का बहुत? नहीं है, महंगा नहीं है, सेम रेट है ना, थोड़ा बहुत। कम से कम अगर मुझे हेल्थी रहना है, अगर आपको हेल्थी रहना है, आटे को, गेहूं को अपनी जिंदगी से निकाल दो, दूसरी रोटी ऐड कर दो, आप बॉडी में फर्क देखना कितना होगा। जस्ट आटा चावल निकाल दो। मैं तो लंगर वालों को भी बोलूंगा एक दिन की आटे की रोटियां बंद करो, इनको कोदरे की रोटियां खिलाओ, रागी की रोटियां खिलाओ, जौ की रोटियां खिलाओ, बाजरे की रोटियां खिलाओ। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? जब मैंने इनकी डाइट सुनी, मैं इनको आपको अपनी टेस्टिमनी बताता हूँ, मैंने इन पे बिल्कुल फेथ नहीं किया था। जैसे चर्च पे आके लोग फेथ नहीं करते ना, हीलिंग नहीं होती, झूठ बोलते हैं। तो जब मैंने सुना तो मैंने फॉलो नहीं किया, लेकिन बाद में मैंने जब फॉलो किया तो मेरा वेट कम हुआ, फिर मैंने फॉलो करना बंद किया, फिर बाद में मुझे मेरी बॉडी इंडिकेशन देने लग गई कि अब तुझे वेट कम करने की जरूरत है, क्योंकि मेरा वेट 110 से भी अबव जाने लगा और मुझे लाल साइन मिलने शुरू हो गए थे सब तरफ से कि भाई साहब थोड़ा नीचे आना पड़ेगा मुझे। और हेल्थी वे में वेट कम करने का इससे अच्छा तरीका मुझे कभी नहीं मिला। ये मुझे बता रहे थे कि अगर आपको हीलिंग करनी है, आपको पथरी गायब करनी है, आपको सिस्ट गायब करनी है, 7 बजे के बाद खाना बंद कर दो। आपने कहा 7 बजे के बाद कि 7 रात को, वो क्यों? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझना जरूरी है। आपको खाना है 7 AM to 7 PM, 7 बजे से 7 बजे तक। अब जो 7 PM शाम को 7 बजे से लेके अगले दिन सुबह 7 बजे तक जब नहीं खाएंगे, जैसे फास्टिंग बोल सकते हैं, आपने कुछ खाया नहीं, याद रखिए आपका बॉडी लगातार उसको खाना चाहिए। जब आप खा नहीं रहे तब भी, तो क्योंकि आप खाना नहीं खा रहे हैं तो बॉडी क्या करती है, आपके अंदर जो सिस्ट बना हुआ है, स्टोन बना हुआ है, उस स्टोन को अगर आप निकाल के माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसके अंदर कैल्शियम मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, विटामिन मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, वो सारी चीज़ें जो बॉडी को ज़रूरत है, वो कोई ख़राब चीज़ नहीं है। तो जब खाना नहीं खाते हैं तो बॉडी को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? बॉडी उस स्टोन को तोड़ के उसमें से न्यूट्रिशन निकालता है और उसको अपने लिए यूज़ करता है। तो इसे कहते हैं साइंटिफिक भाषा में ऑटोफेजी। तो एक तरफ तो आपको उस स्टोन से आपका छुटकारा हो गया और बॉडी को न्यूट्रिशन भी मिल गया। और अगर किसी को थायराइड है, किसी को हार्मोन इम्बैलेंस है, आपने कहा बताया कि ये डाइट उसके हार्मोन इम्बैलेंस को भी ठीक करती है। हार्मोन इम्बैलेंस को ठीक करती है। किसी को मान लो थायराइड है और थायराइड की गोलियों पे है, हाँ। आपको सिर्फ इतना करना है, डाइट तो लेना ही है, महीने में एक बार, 1 महीने बाद आपको थायराइड टेस्ट कराना है, और जैसे जैसे थायराइड नॉर्मलाइज होता जाएगा वैसे वैसे डॉक्टर की सलाह के साथ दवाइयों को धीरे धीरे हटाना भी जरूरी है, राइट? नहीं तो क्या है, वो तो खुद ही आपका डॉक्टर हटाएगा, हम डॉक्टर्स के खिलाफ नहीं। जब आपका थायराइड कम होना शुरू होगा, वो डॉक्टर बताएगा भाई साहब थायराइड नीचे जा रहा है, मेडिसिन कम कर दो, फिनिश कर दो, और एक दिन आप कंप्लीट हील होंगे। यस। तो थायराइड में 3 महीना नॉर्मली लग जाता है लोगों को दवाई से छुटकारा पाने में। और आपने, जैसे मैंने जो पेशेंट देखे हैं हील होते, वो है ये स्टोन के, बीपी के और शुगर के, लेकिन आप बता रहे थे कि कैंसर भी इससे हील होता है। हाँ, अभी जो मैंने आपको बताया जस्ट नाउ, कैंसर के पेशेंट को हम 10 घंटे के अंदर खाने बोलते हैं। मान लो आपके आसपास कोई कैंसर का पेशेंट है, तो या मेरे पास अगर कोई आता है, 9 बजे सुबह से लेके शाम के 7 बजे तक ही आप खाओ, तो 14 घंटा वो नहीं खा रहा। खाना 14 घंटे नहीं खाना, जस्ट 9 बजे सुबह खाना शुरू करना, और खाना यही है, मतलब सुबह अगर वो 70 किलो का है, वो 700 ग्राम फ्रूट खाएगा, दोपहर को वो 350 ग्राम पहले सलाद खाएगा, और उसके बाद रोटी खा सकता है कैंसर वाला। डिपेंड करता है कौन सा वाला कैंसर है, किस स्टेज में पहुंचा हुआ है। अगर ज़्यादा पेन वाला कैंसर है, ट्यूमरस ग्रोथ हो गया है, उसे तकलीफ बढ़ गई है, तो जो प्लेट टू है कुक्ड फूड जिसे बोलते हैं, उसे हम बंद करा देते हैं। अच्छा, कुक फूड नहीं खाना, फिर क्या खाना है? सलाद, स्मूदीज, फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूस। स्मूदीज आप बताओ लोगों को क्या होता है ये? स्मूदी बड़ा आसान है, आप कोई भी 3-4 कच्ची सब्जी ले लो, मिक्सी आपके पास होता ही है,
टमाटर ले लिया, खीरा ले लिया, मूली उसका ले लिया, जूस नहीं, स्मूदी बनाना है। स्मूदी, उसको आप मिक्सी में डाला, ऊपर से थोड़ा पानी मिलाया, वो जब मिक्सी चलेगा तेजी से तो वही चीज़ लिक्विड में आ जाएगा, ठीक है ना, यानी कि वही लिक्विड फॉर्म में आ और गया। उसको छानना नहीं है। छानना नहीं है, और उसको पीना है। एक गिलास पीने में 15 मिनट लगाना है। जल्दी जल्दी पियेंगे तो वो फूड है, धीरे धीरे उसको कंज्यूम करेंगे तो वो मेडिसिन है। दोनों अलग अलग इफेक्ट है। तो इसे हम स्मूदी बोलते हैं, फ्रूट स्मूदी, वेजिटेबल स्मूदी, वेजिटेबल सूप खा सकते हैं, या नट शेक, बादाम का दूध जिसे बोलते हैं। बादाम आपने लिया कम से कम 10-15, उसको पूरी रात भर भिगो दिया, सुबह उस बादाम को लिया, मिक्सी में डाला, थोड़ा पानी या नारियल पानी डाल दिया, एक केला भी डाल दिया अंदर, और उसको घुमा दिया, तो वो बन जाएगा नट शेक। नट दूध जैसे बन जाएगा, दूध की तरह बन जाएगा, दिखने में दूध की तरह लगेगा, बड़ा ही स्वादिष्ट लगेगा, बड़ा ही ताकतवर होगा। खास तौर पे जो लोग जिम में जाते हैं उनको भी ये ले सकते हैं। लेकिन मैं अभी कैंसर की डाइट की बात कर रहा हूँ कि ये सारी चीजें हैं जो वो ले सकते हैं या लेना चाहिए पूरे दिन भर में। और जो सेकंड प्लेट है उसकी जगह उसने पत्ते खाने हैं या क्या खाना है? पत्ते या तो खाएं या फिर उसको पिए। अच्छा, स्मूदी बना के या पत्तों का जूस बना के, पालक का जूस सबसे अच्छा, या लाल और हम बोलते हैं रेड ग्रीन जूस, चुकंदर का जूस और पालक का जूस। अगर एक गिलास आप पीते हैं, एक गिलास मतलब 250 ml, एक बड़ा गिलास आप पीते हैं धीरे धीरे करके, तो वो बहुत ताकत देगी। एक बात याद रखिए, जो हरे पत्ते का जूस होता है उसका केमिकल स्ट्रक्चर हमारे खून से मिलता जुलता है। मतलब जो हरा जूस है वो हमारे खून से मिलता है, उसका स्ट्रक्चर। हाँ, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर दैट इज सिमिलर टू द ब्लड का स्ट्रक्चर। तो ये बात बन गई, हमारे बॉडी में जो खराब खून घूम रहा है जिसकी वजह से कैंसर है, उसकी जगह पे अच्छा खून बनने में आपका हरा जो जूस है वो मदद करेगा। एक टेस्टिमनी मैं आपको देता हूँ। एक व्यक्ति है, उसको जब उसको चेक करवाया तो उसका हार्ट बहुत दर्द करता था, और पता ना उसको, जैसे पंजाबी में बोलते ना, उसको घबराहट होती थी बहुत। तो जब उसको चेक करवाया गया तो उसका बीपी 180 190 था। तो उसको जब डाइट पे दिया गया, डाइट पे लगाया गया, आप इमेजिन नहीं करोगे, विदाउट मेडिसिन मॉर्निंग वो नारियल पानी के साथ कच्चा लहसुन, उसके साथ फ्रूट, उसके बाद सैलेड, उसके बाद रोटी, सेम व्यक्ति बीपी 120-80 पे आ चुका है। एवरी डे चेक करते उसको, ऐसे ही होता है। यस। और पहले में मुझे बिलीव नहीं था, मैं सोचता था कि यही तो हम खाते हैं शुरू से, वही खा रहे हैं, तो बीमार है कोई तो वो वही तो खा ही रहे हैं। लेकिन आपने बताया कि खाने का तरीका, टाइमिंग और खाने का जो तरीका है और क्वांटिटी है वो वैसी ही होनी चाहिए, तब जाके वो काम करते हैं। और आपने पिछली बार ये बताया था कि जो सैलेड है, जो फ्रूट है, वो एक ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करती है आपकी बॉडी के अंदर। यस। कि अगर ट्रैफिक पुलिस नहीं होगी तो वो किधर भी लोग घुसेंगे। तो उसे ये नहीं मालूम बीपी कम रखना है या शुगर कम रखनी। अगर सैलेड है वो ट्रैफिक पुलिस है, फ्रूट है वो ट्रैफिक पुलिस है। वो बताता है कि कौन सी चीज कितनी बैलेंस में रखनी। और मैंने ये देखा है, मैंने देखा है पेशेंट ने शुरू किया, वो कुछ लोग यीशु मसीह को मानते भी नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे लिख के भेजा कि दिस इज अनबिलीवेबल, कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मैं 70 साल का हूं, मैं 80 साल का हूं, कि जस्ट यही फूड अलग तरीके से खा के मेरा बीपी एब्सोल्युटली नॉर्मल हो चुका है। अनबिलीवेबल बोलते हैं नीचे कि अनबिलीवेबल, यहाँ हमने सोचा भी नहीं कभी ऐसा हो सकता है। हाँ, ये आसान हो जाएगा। एक शब्द याद रखिए जो साइंस के स्टूडेंट आप में से, इनक्रेटिन हार्मोन, कल देखिएगा, छांटिए इसको गूगल में, इनक्रेटिन जो है वो पेट में एक हार्मोन है। अच्छा, वही ट्रैफिक पुलिस का काम करता है। ट्रैफिक पुलिस का? हाँ, लेकिन वो जो सिग्नल देता है उस सिग्नल को पहचानने की क्षमता फल और कच्ची सब्जी में ही है। अच्छा, कुक्ड फूड में नहीं है। अच्छा, उस कुक फूड ये पहचान नहीं सकता कि मुझे जाना किधर है। नहीं, इसीलिए लोग फिर बीपी शुगर बढ़ जाते हैं। हाँ, ऑलरेडी ब्लड में शुगर है और आपने कुक्ड फूड खा लिया। लोग खाते कुक फूड, और आटा तो यहाँ खाते हैं, आटा चावल, तो वो सिग्नल नहीं पहचानेगा। सिग्नल बोल रहा रुको भाई, ब्लड में मत जाओ, ब्लड ऑलरेडी शुगर बढ़ा हुआ है। लेकिन वो समझ नहीं पा रहा आपका जो रोटी चावल है सीधा वो ब्लड में जाएगा और ब्लड का शुगर और बढ़ा देगा। लेकिन अगर आम खाएंगे तो आम के अंदर इनक्रेटिन का सिग्नल समझने की क्षमता है। तो वो या तो लीवर में छुप जाएगा, या स्टमक में वेट करेगा, कोलोन से निकल जाएगा, या ड्रॉप करके धीरे धीरे ब्लड में वो इंक्लूड होगा, एकदम से जंप नहीं करेगा। तो इनक्रेटिन हार्मोन एक पुलिस
मैन बोल सकते हैं, ट्रैफिक मैन बोल सकते हैं। जिस व्यक्ति को 650 शुगर थी, उसके मुंह की वर्डिंग है कि मैं खुद हैरान हूं कि मैं सारा दिन फ्रूट खा के भी मेरी शुगर 100 पे है। इमेजिन करो आप, फ्रूट खा के, सैलेड खा के, रोटी खा के, खत्म क्या किया, रोटी बिल्कुल नहीं खाते, आटा बिल्कुल बैन है हमारे। मैं आटा खाता हूं, लेकिन जब मेरा फूड डे होता है कि आज चिकन बनया, ले आओ भी आटे दिया रोटियां, उंगला ना मेन के, हम आज तक पंजाबी खाते हैं, हाँ वो हम खाते हैं, लेकिन रेगुलर डाइट में मेरी फिनिश है। आटा मैं नहीं खाता हूँ, चावल मैं नहीं खाता हूँ, बिना किसी प्रॉब्लम के, कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर भी मैं फॉलो कर। और जो लोगों को प्रॉब्लम थी, उनके मुंह की वर्डिंग है कि मैं खुद हैरान हूँ कि ये मीठा फ्रूट खा के भी मेरी शुगर 100 है, और मेरी आंखों देखी चीज है ये। इसलिए मैंने इनको दोबारा बुलाया आपके लिए। आप ब्लेस हो आज। इसे आपने कहा था थायराइड, हाँ, शुगर, बीपी, कैंसर, हार्ट डिजीज, सबसे बड़ा जो हार्ट जो, हाँ, और आपने कहा था कि अगर किसी को ब्रेन की प्रॉब्लम है, किसी को अगर फिट्स पड़ रहे हैं, तो वो आटा खाना छोड़ दे। इसमें दो चीज, फिट्स क्यों पड़ते हैं वो एक बार समझ लें, 1 मिनट लगेगा। हमारे बॉडी में, ब्रेन में स्विच है, जैसे यहाँ पे लाइट का स्विच है, स्विच को ऑन करेंगे तो ही लाइट ऑन होगा, स्विच को ऑन ही नहीं करेंगे लाइट कितना भी हो वो जलेगा ही नहीं। सिमिलरली हमारे ब्रेन में ट्रिगर है, कुछ लोगों में, हम में से वो स्विच ऑन होता है, यानी कि वो फिट्स ऑन होता है दो ही चीज़ों से, एक गेहूं या फिर ग्लूटेन, गेहूं के अंदर होता है ग्लूटेन, गेहूं याद रख लीजिए, या फिर एनिमल प्रोटीन, मीट से, हाँ मीट से। तो ये दो चीज जैसे ही आप हटा देंगे तो वो स्विच ऑन ही नहीं होगा, फिट्स पड़ेगा ही नहीं। मतलब गेहूं बंद कर देनी है, मीट बंद कर देनी, उन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए, हाँ, क्योंकि उनको ऐसा फिट पड़ रहा है, तो उनका बॉडी जो है सेंसिटिव है इन दोनों चीजों से, तो दो को हटा दो, अब नहीं फिट पड़ेगा। दवाई कितना भी लेंगे फिट भी पड़ता रहता है, लेकिन ये जब ट्रिगर ही नहीं है तो फिट्स पड़ने का सवाल ही नहीं है। तो ये बात है। या कई बार क्या होता है कि वो लोग पैक्ड फूड खा लेते हैं, बिस्किट वगैरह खा लेते हैं, तो उसके अंदर भी अगर वो है जो उसको पता नहीं है कि गेहूं है या दूध से बना हुआ है, तब भी फिट्स पड़ जाएगा। उसे नहीं दिख रहा बिस्किट में क्या क्या है, लेकिन बॉडी को पता है। तो ये है। अभी आप बोल रहे थे कि फ्रूट्स खाने के बावजूद भी शुगर नॉर्मल है। मैं ऐसे बोलता हूँ, फ्रूट्स खाने की वजह से ही इसको शुगर नॉर्मल है, इसको इस तरह से रख लीजिए। तो ये जो अभी तक हमने बात की, और इस डिस्कशन से आपने ये समझा कि बहुत ही आसान है ठीक रहना, बीमार रहना मुश्किल है। उल्टा सीधा खाओ, फिर दवाई भी खाओ, फिर उल्टा सीधा खाओ, बीमार रहना मुश्किल है। बीमार ना रहना आसान है, सिर्फ इतना करें, अगर तो बीमार नहीं है तो होंगे नहीं, और अगर हैं तो हर दिन आपको दिखेगा आप ठीक होते चले जाएंगे। कैसे पता चलेगा ठीक हो रहे हैं? आपको पता चलेगा, आपकी ताकत बढ़ जाएगी, आपके जो पेन है वो कम हो जाएगा, उससे पता चलेगा। डायग्नोसिस ना भी करें तो भी पता चल जाएगा, इससे होगा कि आप ठीक हो रहे हैं। आपकी जो ये बुक अभी हमने करना है इसको, यस, जिसमें आपने बताया कि जो किडनी पेशेंट हैं जिनका डायलिसिस होता है, हाँ, वो किस तरह से डायलिसिस से बच जाते हैं और किडनी जो है प्रॉपर वापस हील हो जाती है। क्योंकि मोस्टली हमने देखा है कि जिसकी किडनी खराब हो गई वो ट्रांसप्लांट ही कराता है या मर जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ताकि आप इसको उन लोगों तक पहुँचाएं जिनको इसकी ज़रूरत है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं लाखों में जो हर दूसरे दिन या तीसरे दिन डायलिसिस कराते हैं। पहले तो समझना पड़ेगा डायलिसिस क्या है। बहुत ही सिंपल है, आधे मिनट में समझ जाएंगे। आप जो भी कुछ खाते हैं पीते हैं, उसमें कुछ चीज़ें बॉडी उपयोग में लाता है, एनर्जी में कन्वर्ट करता है, कुछ चीज़ें बॉडी यूज़ नहीं कर पाता है, तो आप यूरिन, पेशाब के रास्ते उनको बाहर फेंक देते हैं। तो वो पेशाब कैसे बनता है, वो किडनी का काम होता है। उसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं पेशाब में जो बॉडी को नहीं चाहिए, तो बॉडी ने उसको बाहर भेज दिया। क्रेटनाइन है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, छोटे मोटे प्रोटीन हैं अलग अलग तरह के, जो बॉडी को नहीं चाहिए। तो बॉडी ने पेशाब किया, आप बोलेंगे अरे मुझे पेशाब आ रहा है, तो वो किडनी ने बाहर भेजने का तैयारी कर ली है, और आप गए और आपने अपने आप को हल्का किया, ठीक हो गया। ये तो हुआ नॉर्मल। आपका बॉडी खुद ही आपका डायलिसिस कर रहा है। डायलिसिस ये है, हमारा बॉडी
हमारे अंदर की जो चीज़ जो हमें नहीं चाहिए वो बाहर फेंकने का रास्ता बनाया। इसे कहते हैं डायलिसिस, यानी कि हमारे सबकी बॉडी करती है इसको। अगर वो करना बंद कर दे, किडनी अपना काम करना बंद कर दे, अब जब मैं पानी पी रहा हूँ और बॉडी को उनमें से कई सारी चीज़ नहीं चाहिए लेकिन बाहर का रास्ता बंद है, तो बॉडी क्या करेगा? गुब्बारे की तरह, बैलून की तरह उस पानी को, उस फ्लूइड को बॉडी में ही इकट्ठा होता रहेगा। ऐसे लोगों के पैर आप देखेंगे हाथी की तरह हो जाते हैं, सूज जाते पैर, हाथ सूज जाते हैं, पैर हाथ सूज जाते हैं, गले मुंह सूज जाता है। तो क्या है? उनका जो यूरिन आउटपुट है, पेशाब, या तो कम हो गया है या खत्म हो गया है। अगर आपसे बोलें कि एक दिन बिना पेशाब किए रहना है, इम्पॉसिबल, कितना दर्दनाक हो सकता है। और ऐसे लोग फिर मशीन की मदद लेते हैं। वो मशीन वो खींचता है खून में से वो ऐसे पानी जो खराब है और निकाल के बाहर करता है। इसका मतलब हर दूसरे दिन उसको ऐसा करना पड़ता है और दूसरे दिन तक बॉडी में पानी जमा रहता है। और जबकि बॉडी में पानी जमा रहेगा तो उसका हार्ट के ऊपर भी बोझ है, लंग्स के ऊपर भी बोझ है। हर दिन वो कमजोर होता जा रहा है, हर दिन वो मरता जा रहा है, डायलिसिस कराने के बावजूद भी या डायलिसिस कराने की वजह से भी, क्योंकि डायलिसिस भी किडनी को और फर्दर खराब करती है। तो अब आपको समझ आ गया कि प्रॉब्लम क्या है, डायलिसिस किसे कहते हैं, किडनी खराब होना किसे कहते हैं। ऐसे लोगों को पहचानेंगे कैसे? आप जब देखेंगे, हम कैसे पहचानते हैं ऐसा पेशेंट को? कोई रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है मुझे, आपको भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ऊपर से नीचे देखेंगे, अगर पैर हाथ में सूजन है थोड़ा बहुत भी, तो समझ लीजिए कि किडनी फेलियर की तरफ आप बढ़ चुके हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है। पहली बात, जब सूजन होती है, बॉडी में पानी जम जाता है तो सांसें भी नहीं ले पाता है, मुश्किल से लेता है, तो ये भी गड़बड़ है। वो चलता थक जाता है, ये भी गड़बड़ है। तो ये तो हो गया। अब करना क्या है? सोल्यूशन क्या है? आपके बॉडी के अंदर से पानी को निकालना है। उसके लिए बड़ा आसान गॉड का दिया हुआ सोल्यूशन आपके पास ही है इसी वक्त। तीसरा किडनी, थर्ड किडनी। थर्ड किडनी किसे कहते हैं? आपका स्किन, सबसे बड़ा बॉडी का ऑर्गन। आपके स्किन में देखेंगे छोटे छोटे छेद हैं, है ना? तो ये जो छेद हैं, ये छेद से पसीना निकलता है। आप पसीने का एक बूंद लीजिए, पेशाब का एक बूंद लीजिए, दोनों को लैब में ले जाइए, अब पूछिए कि इसमें क्या है। पेशाब के एक बूंद में क्रेटिनाइन, यूरिया, यूरिक एसिड, वो सारा कुछ मिलेगा जो पसीने के एक बूंद में मिलेगा। अच्छा, हाँ, यानी कि पसीना और पेशाब सेम है, अलग अलग नहीं है, बिल्कुल सेम है। केमिकल कॉम्पोजिशन दोनों का सेम है, उसमें भी सोडियम है, उसमें भी सोडियम है, उसमें भी पोटेशियम, उसमें भी पोटेशियम है। आपका पसीना एक तरह से बॉडी का पेशाब का ही एक और फॉर्म है। आपका जो स्किन है, ये भी भगवान का बनाया हुआ इमरजेंसी किडनी है, इमरजेंसी किडनी। तो उस इंसान का जिसके दोनों किडनी खराब हो गए, अब क्या करेंगे? ये जो स्टेपनी है, मैं इसको स्टेपनी बोलता हूँ। आपकी गाड़ी का एक टायर पंचर हो गया, आप स्टेपनी यूज करते ना, तो हम बोलते हैं कि ये स्किन को यूज कर लो, स्किन से बाहर निकाल दो। अब सवाल आता है स्किन से कैसे निकालें? स्किन से निकालने के तरीके, अभी जो बाथटब, अगर आप सुनाई दे रहा है, बाथटब का वीडियो प्लीज चला दें। ओके, हमारे चलाओ वीडियो बाथटब का। हमारे हॉस्पिटल में, हिम्स हॉस्पिटल है, डेराबस्सी में है, अभी जलंधर में भी खुल गया है। आप देखिए यहाँ पे वीडियो। ये जो लोग आप देख रहे हैं, ये पानी के टब में बैठे हुए हैं। पानी का टेम्परेचर याद रखिएगा 40 डिग्री सेल्सियस पे है। पानी गले तक है। गले तक पानी अगर हो, उसका टेम्परेचर अगर 40 डिग्री सेल्सियस मेंटेन कर पाएं, और ये लोग अगर 2 घंटे बैठ पाएं, तो 2 घंटे के अंदर, 2 घंटे सुबह शाम के एक बार या फिर 1-1 घंटा 2 बार। अच्छा, ऐसा करने से, ये सारे किडनी पेशेंट हैं, ये वो पेशेंट हैं जो हर दूसरे तीसरे दिन डायलिसिस कराने जाते थे, लेकिन अब वो जाते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो अब ऐसा करते हैं, इससे उनकी तीसरी किडनी से वो सारा जो मल है, जो पेशाब के रास्ते नहीं निकल पा रहा था, वो निकल जाता है। पहली बात। दूसरी बात, और ऐसे टप में, कोई भी टप में बैठ जाना है, कोई भी टप में, कोई भी टप हो, और उसमें जो पानी है उसे 40 डिग्री पे ही रखना है। 40 डिग्री पे रखना है। और नापना कैसे? थर्मामीटर से? थर्मोमीटर आप
150-200 रुपए का मिल जाएगा। पानी नापने वाला जो पानी नापने स्पेशल वाला थर्मामीटर, स्पेशल थर्मामीटर 150-200 में मिल जाएगा। हाँ, कहीं से उसको चेक करते रहना कि वो 40 डिग्री पे मेंटेन रहे। अगर कम हो गया गर्म पानी डाल लेना है, गर्म पानी डाल देना, 2 घंटे बैठना है। 2 घंटे बैठना है। ये टेम्परेरी सोल्यूशन है कि किडनी हील भी होगी? इसमें मैं आता हूँ। हाँ, ये किडनी हील होगी, लेकिन कैसे? 2 चीज होगा उसके साथ। आप अगर ये करेंगे तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए उस इंसान का पहले आप बोलिए कि वजन करे, क्योंकि वजन में वो अंदर पानी है। 2 घंटे बाद दोबारा वजन करेंगे तो आधा किलो, 1 किलो, 1.5 किलो वजन कम मिलेगा। मतलब बाहर आ गया, वो बाहर आ गया। पहली बात। आप एक और काम करें, उनके पैरों के सूजन के फोटो खींच लें, 2 घंटे बाद दोबारा देखें, अरे सूजन कहाँ गया? अरे बाहर चला गया, उसको बाहर बॉडी ने बाहर भेज दिया। एक और काम करें, किडनी पेशेंट की एक दिक्कत होती है, उनका बीपी बहुत हाई रहता है। क्यों? गुब्बारे को जैसे फुलाएंगे तो प्रेशर बढ़ गया ना, तो बॉडी भी तो गुब्बारे की तरह फूल रही है, पानी अंदर डल डल के, तो प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो चाहे कितनी भी दवा खा लें किडनी का पेशेंट, प्रेशर उनका बहुत ज्यादा होता है, ब्लड प्रेशर। अच्छा, लेकिन तो अब पहले प्रेशर नाप लें, ज्यादा ही मिलेगा 200/100। अब पानी में बिठाएं, और अब पानी में बिठाने के बाद 2 घंटे बाद दोबारा प्रेशर नापें, तो प्रेशर कम हो जाएगा। कम से कम 40 यूनिट कम हो जाता है, किसी का 20 यूनिट कम हो जाता है, कम जरूर होता है, हर एक का कम होता है। तो जो मेन सिम्टम होते हैं किडनी पेशेंट के, वो सारे सिम्टम एक क्लासिक सिम्टम होता है। मोस्टली बोलते हैं कि किडनी आपकी श्रिंक हो गई है जी, हाँ। किडनी सुंगड़ गई है, सिकुड़ गई है, वो काम नहीं कर रही। हाँ, वो फिर से बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, ऐसे ही रखना पड़ेगा पेशेंट को? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये सवाल बहुत सारे पेशेंट ठीक होने के बाद भी पूछते हैं। ठीक होना कैसे पता चल गया? कि अब उनको ये करने की जरूरत नहीं है। 3 महीना लगातार करने के बाद अब करने की जरूरत ही नहीं है। अब पेशाब भी नॉर्मल हो रहा है, सूजन भी नहीं आ रही है, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है, नहीं ठीक हो गया। लेकिन वो क्रिएटिनिन और यूरिया, क्रिएटिनिन भी नॉर्मल आ गया, यूरिया भी नॉर्मल आ गया, यूरिक एसिड भी नॉर्मल है, सारा कुछ नॉर्मल हो गया। हाँ, ब्रीदिंग भी नॉर्मल है। साइज किडनी का। अब आता है साइज। तो साइज के लिए वो बोलता है, तो DTPA स्कैन करने बोलते हैं। हालांकि हम रिकमेंड नहीं करते, लेकिन स्कैन कराते हैं। तो पहले वाला साइज उसके पास था, पहले भी स्कैन कराया था, 3 महीने बाद दोबारा स्कैन कराते हैं। तो स्कैन में वो साइज बढ़ी हुई दिखाई देती है, मतलब उस किडनी जो है वो बढ़ चुकी है, फिर से साइज उसका अच्छा हो रहा है, अच्छा हो गया। और ये स्कैनिंग बताती है। हाँ, और वो जो स्कैनिंग बताती है, वो स्कैन पहले और बाद के वो किताब में है, और ये किताब मैं चाहता हूँ कि आपके हाथों से इसका लॉन्च हो जाए। हाँ, ठीक है। हाँ, और ये जो किताब को बनाने में, ऑब्जर्वेशन स्टडी में जिन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है, हमारे डॉक्टर संजीव सूद जी हैं। आप भी एक बार आ जाएं। डॉक्टर गगन है, ये भी आ जाएं। दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज में इन्होंने हमारे साथ मिलके हमें मदद करते हुए इस चीज़ को दुनिया तक पहुंचाने के लिए काम किया। प्लीज़ आ जाएं डॉक्टर अनु, प्लीज़ कम। किताबें और भी हैं, 2 ले आते हैं। बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो। ये चीज़ और बस ठीक है, सभी को देखिए तो बाद में दिए क्या? इसका नाम है प्रत्यारोपण, यानी किडनी ट्रांसप्लांट का अंत। ठीक। किडनी, आपकी खुद की किडनी ही काम करेगी, किसी और की किडनी की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान का दिया हुआ किडनी, उसी को स्टार्ट करना है, उसी को काम करना है। तारीफ करो सब। थैंक यू, थैंक यू। तो अच्छा, हमने कितने ऐसे लोग आपके लोग मोहल्ले में ऐसे आपने देखे होंगे जो किडनी ट्रांसप्लांट नहीं करा सकते, डायलिसिस नहीं करा सकते, मर जाते हैं। देखे कि नहीं देखे? चर्च में हील होते हमने देखे हैं, लेकिन जो बहुत से लोग हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते, हमने हॉस्पिटल्स में देखा है। मेरे फ्रेंड्स हैं जो हॉस्पिटल्स चलाते हैं चैरिटेबल, वो बताते हैं कि किडनी पेशेंट किस तरह से आते हैं और उनके पास मशीन्स नहीं है, उनके पास स्ट्रक्चर नहीं है, और लोग ऐसे ही मर रहे हैं। और देखो, जब डाइट का जिक्र होता है तो यकीन नहीं होता कि डाइट से कैसे कोई हील हो सकता है, और ये भी यकीन नहीं हो रहा कि बाथटब में बैठ के या ऐसे ऐसे करके कैसे कोई हील हो सकता। और उसको खाना क्या है किडनी पेशेंट को? सेम DIP डाइट
प्लस ये जो मैंने बताया, ये 2 घंटे बैठना है। 2 घंटे बैठना है। कई बार लोग 2 घंटे नहीं बैठ पाते, तो 1 घंटा करके 2 बार बैठ लिया। कई बार 1 घंटा भी नहीं बैठ पाते, चलो 40 मिनट करके 3 बार बैठ गए। 2 घंटे का आपको रूटीन पूरे दिन भर में 2 घंटे बैठते हैं ना, तो यहाँ से जितने पोर्स हैं तब जाके पूरा निकलता है। ये एक रूटीन बनता है। और 3 महीने बाद फिर उसकी किडनी अपने आप काम भी करना शुरू करती है। अपने आप काम करना शुरू करती है, तो फिर ये बंद कर देना है। डाइट चलेगा जिंदगी भर, डाइट चलेगी। हाँ, इसको बंद कर देना है। ये बंद हो जाएगा। ये बंद हो जाएगा और पेशेंट नॉर्मल रहेगा। पेशेंट अब वो पेशेंट ही नहीं है। अब वो पेशेंट नहीं, अब पेशेंट नहीं है, वो आप और हम जैसे हैं। नॉर्मल हो गया वो, हमारे जैसे। हाँ। अभी हमारे आपके शहर में जालंधर में जीटी रोड में देश का सबसे पुराना जो दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज, सबसे पुराना कॉलेज है, 125 साल हो जाएंगे अगले साल। तो यहाँ पे भी इसी मेथड से किडनी का इलाज शुरू हो चुका है। मेरा बिलीव ये है कि परमेश्वर आपको यूज करेगा पूरे इंडिया में लोगों को हील करने के लिए इस मेथड से। हर एक व्यक्ति का गिफ्ट अलग अलग है, और मुझे ये बिलीव है कि क्योंकि मैंने 2-3 टेस्टिमनीज अपनी आंखों से देखी। नॉन बिलीवर्स कुछ मालूम नहीं, जस्ट डाइट फॉलो की, जस्ट हील मतलब मैंने देखा है उनको लेवल पे आते, ठीक होते। बाकी अगर कंप्लीट हीलिंग की बात करें वो तो हमें मालूम है कि यीशु मसीह कर सकते हैं, लेकिन डाइट इंपॉर्टेंट है। आपको ये बड़े ध्यान से सुनना है, समझना है। आमीन। एक काम तो देखो ये कर ही सकते लोग। मान लो किसी को, जैसे मैंने भी पहली बार सुन के आपको फॉलो नहीं किया, एक काम तो ये कर ही सकते हैं ना, जो सैलेड खाने के साथ आप खाते हो उसे खाने से पहले खाना शुरू कर दो। जो रोटी आप आटे की खाते हो, आटा बंद करके कोदरा, रागी, ज्वार, बाजरा ये शुरू कर दो। इतना तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते? इतना करके ही आप देखना आपको फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। और कम से कम 12 बजे तक फल, हाँ, और फ्रूट जो 12 बजे तक खाने। हाँ, इतना अगर करते हैं, आप बोले 1 हफ्ता करके देखेंगे, जस्ट 1 वीक। हाँ, अगर तो कुछ फर्क पड़ा तो करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, कोई नुकसान और तो है। आप मुझे बता रहे थे कि जो बहनें जो जिनकी ट्यूब्स ब्लॉक हैं, जिनके यूट्रस ब्लॉक्ड हैं, इस डाइट से वो भी ओपन होते हैं। हाँ, उसमें कैसे, टेक्निकली कैसे? देखिए, आपका मान लो ब्लड वेसल्स हैं, इस तरह से है, और कुछ जो भी आप खाते हैं, जो भी हमारा लाइफस्टाइल है, उससे कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल वहाँ डिपॉजिट होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है। जो चीज़ बॉडी ना तो बाहर फेंक सकती है, जैसे किडनी के पेशेंट का होता है, ना बॉडी उसको इस्तेमाल कर सकती है, तो बॉडी उसको जमा करती रहती है। जब जमा करती जाएगी किसी भी ट्यूब की तरह, वो एक टाइम आएगा जब उसमें से वो पूरी तरह ब्लॉक हो जाएगी। हाँ, तो जिस तरह से ये ब्लॉक होता है, ठीक उसी तरह से ये जो डाइट है, ये डाइट क्या करता है? सबसे पहले आपके बॉडी का, याद रखिएगा साइंस के स्टूडेंट, नाइट्रिक ऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ा देता है। जब भी नाइट्रिक ऑक्साइड कहाँ बनता है? नाइट्रिक ऑक्साइड ब्लड वेसल के अंदर वाला जो लेयर है, वहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है पूरे बॉडी में। अच्छा। नाइट्रिक ऑक्साइड जैसे ही बनता है तो वो एसिड की तरह कैल्शियम को क्लीन करने का, झाड़ू लगाने का काम करता है। और धीरे धीरे वो जो कैल्सिफिकेशन बोल सकते हैं, डिपॉजिट बोल सकते हैं, वो क्लीन होने लगता है। सिर्फ किसी एक बॉडी के पार्ट के नहीं, पूरे बॉडी के, जहाँ भी है, जिससे धीरे धीरे नाइट्रिक ऑक्साइड, याद रखिए, नाइट्रिक ऑक्साइड जब भी बॉडी में बढ़ेगा तो ब्लड वेसल्स खुलेंगे। अच्छा, अगर नाइट्रिक ऑक्साइड को एकदम से बढ़ाना है, झटके से बढ़ाना है, मान लो अभी आप बैठे हैं, इमीडिएटली बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा? इमीडिएटली बढ़ाने की जरूरत कब पड़ेगी और करना क्या है? मान लो 1 मिनट में बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा? साइंस का स्टूडेंट, नाइट्रिक ऑक्साइड आप जरूर देखें, व्हाट इट मीन्स टू द बॉडी। बाकी लोग ना भी देखें तो चल जाएगा। नाइट्रिक ऑक्साइड जब भी बढ़ता है तो बॉडी के जितने ब्लड वेसल्स हैं वो खुल जाता है। जब ये खुलेगा तो ब्लड प्रेशर घटेगा। तो उसके लिए हार्ट अटैक कब होता है? जब ब्लड जाना बंद, ब्लॉक हो गया, तो हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक कैसे पता चलेगा? आपको दर्द होगा, लेफ्ट साइड में दर्द होगा, पसीने होंगे, पसीने छूटेंगे, दर्द से वो गिरने लगेगा, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें उसके सिम्टम होंगी, तो लगेगा शायद हार्ट अटैक है। शायद वर्ड है, एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता दुनिया में, लेकिन ये सारे सिम्टम्स हैं। अब ऐसे में अगर उसका नाइट्रिक ऑक्साइड उसी वक्त बढ़ा दिया जाए एकदम से, तो ब्लड वेसल खुल गया, और खुलते ही उसको ब्लड सर्कुलेशन हो गया,
एकदम से नॉर्मल उसी वक्त हो गया, जैसे कि हम अपने हॉस्पिटल में करते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? पहली बात तो वो खड़ा है तो गिरने ही वाला है, उसको बिठाना है। कैसे बिठाना है ये आप देख लीजिए, पोस्चर जिसमें हार्ट थोड़ी देर तक जिंदा रहे, वो पोस्चर है। जमीन पे बिठाना है। मैं यहाँ पे कुर्सी में करके दिखा रहा हूँ, जमीन पे करके भी दिखाऊंगा। ये जो ऐसे बैठा हूँ मैं, ये देखिए पीछे दीवार है और ऐसे इस पोस्चर में हार्ट प्रोटेक्टेड पोस्चर में होता है। अच्छा। हाँ, ये सबसे प्रोटेक्टेड है। जब भी कभी आपको ऐसा लगे, शंका हो कि इसको हार्ट अटैक आ गया है, दर्द है, और तब उसको ऐसे बिठा देना है 1 सेकंड के अंदर, उसी वक्त जमीन पे। जमीन पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर गिरेगा तो चारपाई से गिरेगा तो चोट लग सकती है। बेहोश भी अगर होना है तो उसको, नीचे होगा तो बेहोश होगा तो नीचे ही लुढ़केगा, जिसके पॉसिबिलिटी। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ऐसा करने के बाद भाग के जाना है। गॉड का बना हुआ सबसे अच्छा दवाई हम अपने हॉस्पिटल में रखते हैं हर कोने में, अदरक। इतना बड़ा अदरक का टुकड़ा लिया, अच्छा, और उसको बोला कि मुंह में चबाते रहो, चबाते रहो। ऐसे बैठा है, चबाओ 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 जब तक कि आंसू ना आ जाए। जैसे जैसे आंसू आते जाएंगे वैसे वैसे दर्द कम होता जाएगा। अच्छा। हाँ, दो बातें हैं, चाहे वो हार्ट अटैक हो, चाहे वो ब्रेन स्ट्रोक हो, पैरालिसिस आ गया, बॉडी का एक पार्ट काम ही नहीं कर रहा अचानक, तो वो चबाता गया। ब्रेन में किसी का क्लोट हो जाए और वो बेहोश हो जाता है। अगर तो बेहोश हो गया फिर तो चबा नहीं सकता वो। अगर नहीं हुआ तो उसको चबाए नहीं, हाँ, एक तो बेहोश नहीं हुआ तब तो चबाएगा वो। बेहोश हो गया तो उसको होश में लाना है। कैसे लाना है होश में? 1 सेकंड में लाना है, उसी वक्त। हर सेकंड उसकी ब्रेन डैमेज हो रहा है, उसी वक्त लाना है। उसका एक तरीका का, ये जो हरी मिर्च है या लाल मिर्च है, उसको कूट के जीभ के नीचे जैसे आपने रखते ही वो एक ट्रिगर करेगा और एटलीस्ट वो होश में आने लायक हो जाएगा। लाल मिर्च, सूखी लाल जो मिर्ची पाउडर होता है वो मिर्ची पाउडर भी चल जाएगा या हरी मिर्च भी चल जाएगी। आपने कूटा, फटाफट जीभ के नीचे उसको डाल दिया। उस वक्त तो वो बेहोश है, उसको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन एकदम से होश में आएगा। होश में आते ही अब चबाना शुरू कर दिया। तो पहले तो हम होश में लाते हैं। हमारी जो इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है उसमें भी ये करते हैं। हमें पता है कि घर में ये दोनों चीज़ तो मिल ही जाएगी, ये तो हर एक के पास होगा ही। वैसे भी जब तक आप डॉक्टर को बुला रहे हैं, एम्बुलेंस को बुला रहे हैं, तब तक आप तो पेशेंट, मोस्टली हार्ट के पेशेंट तो वैसे भी खत्म हो जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ अगर नहीं भी है तो आप रखिए, और परिवार के लोगों को पहले से ही बता के रखिए, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। तो भगवान का दिया हुआ दवाई है, घर पे ही है, इस्तेमाल करना नहीं है। अगर किसी के ब्रेन में क्लॉट आ गया तो वो क्लॉट कैसे खत्म हो सकता है? डाइट से? एक तो इमरजेंसी में कैसे खत्म होगा ताकि एटलीस्ट सर्कुलेशन बना रहे, वो तो इससे। उसके बाद एक बार ही खाना है अदरक, बस इतना उतना लेना है ताकि वो नॉर्मलाइज हो जाए, उतने एक बार। अगले दिन कुछ नहीं खाना, फिर डाइट पे आ जाना है। डाइट पे आ जाना है। इसका मतलब ये है कि आपके हार्ट में देयर इज ए ब्लॉकेज। अब उसको धीरे धीरे खत्म करना है। वो एक दिन में खत्म होगा नहीं, क्योंकि एक दिन में होना नहीं था। धीरे धीरे अदरक वाला प्लान एक दिन ही करना है, 2-3 दिन नहीं करना। नहीं, उसी वक्त करना जब वो इमरजेंसी मेडिसिन है ये। आप ऐसे भी अदरक चबा के देखो, आंसू आने लगेंगे आपको, ऐसे ही टेस्टिंग के लिए। और वो चबाना पड़ता है कई बार पेशेंट को 10-15 मिनट तक चबाता रहता है, आंसू आते रहते हैं, वो ठीक होता रहता है, रिवाइव होता रहता है। हाथ चलने लगे, पैर चलने लगे, वो खड़ा होने लगा, फिर जब ठीक हो गया चबाना बंद कर दिया। 15 मिनट तक भी कोई बात नहीं, चबाएगा। उसको अच्छा नहीं लगता लेकिन आंसू आ रहे हैं, लेकिन चबाएगा। लाइफ एंड डेथ का मामला है ना। तो हार्ट को रीस्टार्ट करने का ये तरीका जो कोई भी कर सकता घर पे, ये आपको समझना है और आपको लोगों को समझाना भी है। ये बड़ा आसान है। 2 ही चीज़ें हैं, हार्ट और दूसरा है लंग्स। सांसें अगर रुक रही हैं, आपने देखा पिछले 2 सालों में लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा, तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर, देखिए यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है ना। और जब आप सांस ले रहे हैं, आप ऑक्सीजन ले रहे हैं या हवा ले रहे हैं? एक्चुअली हम हवा ले रहे हैं। हमारी बॉडी ऑक्सीजन के लिए नहीं बनी, सिर्फ हमारी बॉडी हवा को लेने के लिए बनी। हवा में एक पार्ट ऑक्सीजन है, छोटा पार्ट वो भी। और जब ऑक्सीजन सिलेंडर लेते हैं तो मुख्यतः उसमें ऑक्सीजन ही होता है। हवा में नाइट्रोजन, बाकी चीजें भी, नाइट्रोजन होती है ज्यादा नाइट्रोजन। तो जबकि सिलेंडर में वो ऑक्सीजन ही होता है मोस्टली, और जितना ऑक्सीजन सिलेंडर लगाएंगे उतना निमोनिया बढ़ता जाएगा।
तो वो एक तरह से ठीक नहीं कर रहा, थोड़ा बहुत आराम देगा शुरू में, बट वो अंदर से बीमार करेगा। हमारे जो कोविड सेंटर थे, तो हम देश का सबसे बड़ा कोविड सेंटर अहमदनगर में 1100 बेड वाला हमारा था। उसमें ना तो हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर था, ना वेंटिलेटर था, ना दवाइयाँ थी। हम कैसे ठीक करते थे ऐसे पेशेंट को? आप क्या कर सकते हैं? अगर ऐसा किसी को देख रहे हैं सांसें नहीं आ रही हैं, एम्बुलेंस बुला रहे हैं, डॉक्टर बुला रहे हैं, वो सब ठीक है, लेकिन उस वक्त क्या करेंगे जब तक कि बाकी लोग नहीं आ रहे? एक बात याद रखिए, ध्यान से मुझे देखिए, अभी जब भी सांसें नहीं आ रही हैं, जब वो खड़ा रहेगा तो सांसों में तकलीफ ज़्यादा होगी। जब वो ऐसे बैठेगा जैसे मैं बैठा हूँ, सांसों में तकलीफ बहुत ज़्यादा होगी। अभी अगर आप में से कोई भी इस तरह से बैठेंगे, घर जाके बैठ के देखिएगा, तो एक अच्छा खासा इंसान भी सांस लेने में उसको तकलीफ होगी। जैसे मुझे भी अभी तकलीफ हो रही है सांस लेने में। सांस ठीक से लेना है तो नहीं, क्योंकि मेरा जो हार्ट है, हार्ट लंग्स के ऊपर है, लंग्स की कैपेसिटी मेरी कम हो गई। आप देखेंगे जिसको भी सांस की तकलीफ होता है, वो ना जाने क्यों वो ऐसे ही लेटा होता है ऐसे ही लेटा होता है वो। तो ये सांसों की तकलीफ को बढ़ाता है। तो पहले तो ऐसे पीठ के बल लेटने नहीं देना है। तो क्या करना है उसको? जैसे आप ये जादू करके देखिएगा, अगर कभी ऐसा मौका आता है तो हम अपने पेशेंट को करते हैं हमारे हॉस्पिटल्स में, उसको ऐसे बिठा देते हैं। अब भी आप ऐसे अगर बैठे, आप में से जो लोग ऐसे बैठेंगे, आप देखेंगे इसी वक्त सांसें एकदम से बड़ी अच्छी सी सांस आती है, खुल के आती है। ऐसे बैठेंगे तो खुल के आएगी, और जैसे जैसे पीछे जाएंगे आपकी सांसें अटकती जाएंगी। आप देखेंगे जो लोग सांसों के पेशेंट होते हैं, उनको वो ऐसे ही लेटे रहते हैं और कहते हैं सांसें नहीं आ रही। हम बोलते हैं ठीक से बैठ जाओ, अब आ रही है, हाँ आ रही है, आप घर जाओ आराम से। तो साइंस के स्टूडेंट साइंस समझिए, क्योंकि साइंस नहीं समझेंगे तो आप बिलीव नहीं करेंगे। इसे कहते हैं मेडिकल भाषा में प्रोन वेंटिलेशन। प्रोन वेंटिलेशन वो क्या होता है? पेट के बल जैसे ही आप लेटते हैं तो आपका हार्ट नीचे है, लंग ऊपर है, लंग्स की कैपेसिटी 20% बढ़ गई है। इतना बढ़ने से ही पेशेंट की सांसें वापस आने लगती हैं। इस सांसों में एक आखिरी बात बताता हूँ, इमरजेंसी में जब ये भी काम नहीं करे तो एक बात याद रखिए, आपके ये जो एरिया है जहाँ मैंने अपना फिंगर घुमाया है, मुंह का एरिया, इसके पीछे छोटे छोटे रिसेप्टर हैं। रिसेप्टर मतलब स्विच, वो इमरजेंसी स्विच है। उसको ऑन करने से जिनको सांसों की तकलीफ है, वो सांसों की तकलीफ कुछ देर के लिए तो आराम मिल ही जाता है, फिर दोबारा ऑन कर दो, ऑन करते रहो फिर कुछ घंटों तक। तो वो स्विच कहाँ है? यहाँ है। ये स्विच कैसे ऑन होता है? बहुत ही आसान तरीका है। 200 रुपए का इतना छोटा पंखा आता है, आपने देखा होगा, बैटरी वाला। अच्छा। उस पंखे को ऐसे बिठा के जब 6 इंच दूर रख के पंखा चलाएं, उसकी हवा जब यहाँ लगती है, उस हवा से वो स्विच, रिसेप्टर बोलेंगे इसको, वो ऑन हो जाता है और एकदम से उसकी सांसें आने की जो एक होता है फिजियोलॉजी, वो बदलाव आ जाता है। अच्छा, एक आपने बोला कि अदरक वो हो गया उसके लिए, हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए भी, ब्रेन के क्लॉट के लिए भी, हार्ट वो अधरंग के लिए भी, हाँ है ना। ये तो हो गया कि इमरजेंसी ऐसे सामने बैठ के। एक है इसको हील कैसे करना है? डाइट से हील करना है। डाइट क्या करेगा? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काम करेगा, लेकिन उस वक्त उसको आराम देना है। उस वक्त आराम देने के बाद यही सिंपल डाइट, DIP डाइट। हाँ। और आप बता रहे थे कि जिसको कैंसर है उसको पत्ते ऐड करने हैं अपनी वेट के आधे। अगर वो 80 किलो है तो 40 ग्राम। देखिए, कैंसर है या अनयूजुअल हाई ब्लड शुगर है, और DIP डाइट के बाद भी जैसा बता ही रहते हैं, फिर भी कुछ लोगों का कंट्रोल नहीं हो रहा या पूरी तरह कंट्रोल नहीं हो रहा। हाँ। तो फिर पत्ते, चाहे मूली के पत्ते हो, पान के पत्ते हो, धनिया, पुदीना, राइट, तो वो पत्ते लिए कितने? आपके बॉडी के वेट का आधा। मेरे बॉडी का वेट है 70, तो 70 का आधा 35 ग्राम। 35 ग्राम। हाँ। लंच से पहले चबा खा लिया। मतलब वो सलाद खाना है? उससे पहले, सलाद से भी पहले पत्ते खाने हैं। हाँ। फिर सलाद खाना है। हाँ। फिर खाना नहीं खाना। अब ये डिपेंड करता है कि कैंसर का पेशेंट अगर है, बहुत पेन में है, तो खाने को हम बंद, थोड़ी देर के लिए खाना बंद। अगर फर्स्ट स्टेज कैंसर है, सेकंड स्टेज कैंसर है, फिर खाना खाए तो फिर खाना खा सकता है। हाँ। पर ये पत्ते और सैलेड खाने के बाद, पत्ते पहले खाना है, फिर सैलेड, उसके बाद खाना। और एक दिन में ग्रीन और रेड जूस मिक्स करके पीना है गिलास। या तो मिक्स करें, या एक दिन ग्रीन एक दिन रेड कर लें, अलग अलग कर लें। हाँ। पत्ते लंच में भी और पत्ते डिनर में भी। ये जो पत्ते हैं, याद रखिए, ये दवा है।
पत्ते जब आप लेंगे, एक दिन करके देखिए, कोई अगर इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट हो जो इंसुलिन लेता हो, हाँ। अगर कहीं ये वार्निंग है, वो ये पत्ते ऐड कर दिए DIP डाइट में, तो उसकी मजबूरी होगी पहले 3 दिन के अंदर ही उसके इंसुलिन को कम से उसको कम करना पड़ेगा। 40% मजबूरी हो जाएगी, उसको बार बार देखना पड़ेगा, नहीं तो बहुत नीचे चला जाएगा इंसुलिन उतना ही ले तो कैंसर के पेशेंट की बात कर रहे हैं हम। कैंसर के 2 चीजें हैं, एक तो है कि धीरे धीरे ठीक कैसे करें, दूसरा है इमरजेंसी में क्या करें। मान लो उसको दर्द आ गया, कैंसर के पेशेंट को पेन की सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, राइट? ऐसा दर्द की जो सह ना सके, ऐसा दर्द जो मॉर्फिन से भी वो ठीक ना हो पाए, उसको क्या करना है। अभी आपको मैंने हॉट वाटर इमर्शन का दिखाया था, वो टब वाली वीडियो टब वाली। दिखाना फिर से। हाँ, वो टब वाली वीडियो जो दिखाया था वो सिर्फ और सिर्फ किडनी पेशेंट के लिए नहीं है, वो कैंसर पेशेंट के लिए भी है। वो भी इसमें बैठ सकते हैं। वो भी इसमें बैठ सकते हैं। लेकिन एक बात जो आपने बोली थी, गरीब लोग क्या करेंगे, हाँ, जो हॉस्पिटल नहीं आ सकते वो क्या करेंगे, उसका इंतजाम भी कर लिया हमने, उसका जुगाड़ कर लिया। घर में आपके जैसे लोगों ने ये सुन के घर जाके किस तरह से अपना जुगाड़ किया, गरीब से गरीब आदमी टब बना लिया उन्होंने। हाँ, और कैसे बनाया वो होममेड वीडियो, प्लीज दिखाएं होममेड वाला वीडियो। ये देखिए ड्रम के अंदर, अच्छा, ये भी काम कर रहा है। ओह वाह, पर इसमें गले तक पानी नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, अच्छा, छाती तक आ रहा है। 2.5 घंटे बैठ जाएगा वो। अच्छा, ठीक है। हाँ, थोड़ा ज्यादा बैठ जाएगा वो। ये किडनी के पेशेंट है, और सेम कैंसर पेशेंट भी इससे। कैंसर पेशेंट, किडनी पेशेंट्स। ये फ्रिज को दरवाजा निकाल दिया फ्रिज का। अच्छा 2000 रुपए का फ्रिज, हाँ, सेकेंड हैंड, दरवाजा निकाल दिया। तो ये बाथरूम में इन्होंने एक दीवार लगा दिया, गर्म पानी तो आता ही है, हाँ, और आराम से बैठे हैं। ये इंजीनियर साहब हैं, इन्होंने खास पूरा पोर्टेबल बना दिया, कहीं भी लेके जाओ। अच्छा। हाँ, फिर उसमें बैठ जाओ, बच्चे को बिठाओ, बड़ों को बिठाओ। और आप कह रहे थे कि जिसकी बॉडी में सिस्ट है, जिसकी बॉडी में मान लो हड्डियों का पेन है, सर्वाइकल है, वो भी इससे हील होता है। वो भी इससे हील होगा। अगर सिस्ट है या पेन है सिस्ट की वजह से, या जिसको हिप पेन है, जिसको हाँ, नी पेन है, वो भी हील होता है। बॉडी में कहीं भी पेन हो तो वो हील हो जाता है। 1 घंटा बैठना है उसको 1 घंटा। डायलिसिस की तरह 2 घंटे नहीं बैठना। डायलिसिस के 2 घंटे नहीं बैठना, 1 घंटे से अच्छा खासा हील होता है, दर्द कम होता है। सिंटेक्स का जो टैंक है छत में, उस टैंक को आधा निकाल दिया, काट दिया। अच्छा, और काट के उसको बना दिया। तो पैसे की जरूरत नहीं है ठीक होने के लिए, थोड़ा दिमाग की जरूरत है बस। और देखो, कोई महंगा काम नहीं है, अपने घर आंच बन जाने हैं। और सुनो मेरी गल, ये सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं है, आपके मोहल्ले में लोग हैं, किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, उनको बताओ, आपका काम है ये, उनको ब्लेस करना है आपने। एक बात आपको समझना होगा, हेल्दी रहने के लिए अगर कोई सोचे कि पैसे की आवश्यकता है तो वो नहीं, मैं मानता। हेल्दी रहने का अधिकार गॉड ने सभी को एक बराबर दिया हुआ है। आमीन। इसीलिए जब कुदरत को बनाया गया तो साथ में कुदरत की दवाइयां भी कुदरत में बिछा दी गई हैं। बाइबल में लिखा है, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसे बाग में रखा, उस बाग में सभी ग्रीनरी थी। तो उसका पैटर्न ये था कि उसे ग्रीनरी के अंदर रहना है। आदम को बनाने का पैटर्न ये था। पर आज ग्रीनरी नहीं है घरों में, आज नहीं है। तो लेकिन फिर भी उम्मीद है, तरीका है, उसके बावजूद भी आप अपने आप को ठीक रख सकते हैं बिना पैसे के। एक छोटा सा मैं तरीका बताता हूँ। आप में से कुछ लोग इंजीनियर हैं यहाँ पे, इंजीनियर, टेक्नीशियन, थोड़ा हाथ रेस करें। हाँ, काफ़ी सारे दिख रहे हैं। जो इंजीनियर्स हैं उनको ये बात समझ आएगी, और जो लोग इंजीनियर नहीं हैं, जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये आप कल अपने किसी इंजीनियर दोस्त से थोड़ा सलाह कर लीजिए, वो आपको मदद करेंगे। एक ऐसी दवाई की फैक्ट्री, ये मेरे आखिरी 5 मिनट है, ऐसी दवाई की फैक्ट्री आपके घर में कल से शुरू होने वाली है, जिसमें कितनी भी दवा पैदा करें, नींद ना आने की दवा, डिप्रेशन की दवा, जॉइंट पेन की दवा, डायबिटीज की दवा, बीपी की दवा बनाते रहें, वो खत्म ही नहीं होगा, मुफ्त में बनाते रहें। तो आपके घर में ये सारी दवाइयों की फैक्ट्री कैसे बनाना है, ये मैं
अगले आखिरी 5 मिनट में आपको अभी बताने वाला हूँ। ध्यान सुनिए, एक ही बार बताऊंगा, राइट। देखिए, इंजीनियर्स, आपने भी हाथ रेस किया था, तो आपकी ये जिम्मेवारी है कि जिनको समझ नहीं आया तो उनको आप समझा देंगे। थोड़ी सी इंजीनियरिंग की नॉलेज, थोड़ी इलेक्ट्रिकल की नॉलेज होना थोड़ा सा आवश्यक है। मैं आसान भाषा में समझाऊंगा। एक बात याद रखिए, जो भी कुछ आप खाते पीते हैं, प्लस जो आसपास का आपका पोल्यूशन का एक वातावरण है जिसमें हमारा बहुत कंट्रोल नहीं है, प्लस हमारे आसपास ये रेडिएशंस हैं, इसमें भी हमारा कंट्रोल नहीं है। आप बोल ही रहे हैं कि अब तो ग्रीनरी उतनी रही नहीं, और एक अकेला इंसान कहाँ से ग्रीनरी कर देगा। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमारा वश फिलहाल नहीं है। तो ऐसे में हमें क्या करना है, और वो जो फैक्ट्री वाली बात वो क्या करनी है वो मैं समझाता हूँ। ये समझिए, जो भी वातावरण है, खान पान है, इन सब की वजह से आपका खून गाढ़ा होता जाता है, और जब गाढ़ा होता है तो उस खून से न्यूट्रिशन का ट्रेवल करना मुश्किल होता है, और जब गाढ़ा होता है तो वो खून का ब्लड क्लॉट बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में थपका बोलते हैं, ब्लड क्लॉट बन जाता है। जहाँ क्लॉट बनता है वो वाला बॉडी का ऑर्गन काम करना बंद कर देता है, फिर बोलते हैं किडनी फेलियर, बोलते हैं हार्ट फेलियर, ऐसे उसको नाम दे देते हैं। अब वो जो क्लॉट है, खून का ठीक होना, यही सारी बीमारी का जड़ है। खून अगर आपका मोटा ना रहे, ठीक ना रहे, तो सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। सवाल ये है कि खून को पतला या नॉर्मल कैसे करना है। उसका एक तरीका मैं बताता हूँ, वो तरीका आपको समझना होगा। इस वक्त जैसे मैं बैठा हूँ, आप बैठे हैं, मैं इधर बैठा हूँ, तो मेरे आसपास बहुत सारे इलेक्ट्रिकल फील्ड हैं, और मैंने जो खाया उल्टा सीधा मान लेते हैं, उन सबको मिला जुला के मेरे बॉडी के अंदर इस वक्त, और आपके बॉडी के अंदर भी एक वोल्टेज, एक इलेक्ट्रिकल वोल्टेज डेवलप हो गया है। जैसे बैटरी के अंदर वोल्टेज होता है, आपकी बॉडी भी एक वोल्टेज डेवलप कर देती है। वो वोल्टेज बॉडी में कितना होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने नापा था कल 0.245 वोल्ट। इंजीनियर समझेंगे इसको, 0.245 वोल्ट कैसे नापेंगे, वोल्ट मीटर से नाप सकते हैं। तो सुनी सुनाई बात नहीं, वोल्ट मीटर खरीदिए, 2-2.5 हज़ार का आता है, आप नाप लीजिए आपके बॉडी को वोल्टेज कितना है, 0.245 वोल्ट या 0.3 वोल्ट। अगर इसको आप 0 वोल्ट कर दें तो आपकी नींद अच्छी आना शुरू हो जाएगा, डिप्रेशन चला जाएगा, डायबिटीज़, वो जो डाइट नहीं भी कर पाते उनकी डायबिटीज़ ठीक होने लगेगी, हालांकि डाइट करना चाहिए आपको, और अगर जोड़ों में दर्द है वो ठीक होने लगेगा। तो बॉडी का जब खून पतला होगा तो हार्ट डिजीज़ भी ठीक होने लगेगा। सिर्फ एक चीज़ करना है, आपको अपने बॉडी का वोल्टेज कितना कर देना है, 0, 0 करना है। बॉडी के वोल्टेज को 0 कैसे करें, ठीक है ना। तो अगर कर दिया तो सारी बीमारियों का प्रॉब्लम ही खत्म। तो आपको अपने घर में एक फैक्ट्री तैयार करनी है जो आपकी बॉडी की वोल्टेज को 0 रखे। मैंने अपने घर में कर दिया है। कैसे किया मैंने अपने घर में, उसका वीडियो, इलेक्ट्रिकल एक वीडियो है, दिखाइए जरा सर। अच्छा, ये नहीं, इसका अगला वाला। अभी जब मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरे आसपास यहाँ पे एसी है, यहाँ पंखा है, मोबाइल है, वाईफाई है, बहुत सारे गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, जिसकी वजह से मेरे बॉडी के अंदर इस वक्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक पूरा तैयार हो गया है, और एक पोटेंशियल वोल्टेज मेरे बॉडी में डेवलप हो रहा है। कितना वोल्टेज मेरे बॉडी में डेवलप हो रहा है उसके लिए ये जो मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर से मैं चेक कर रहा हूँ। मल्टीमीटर का एक छोर मेरे हाथ में, दूसरा छोर यहाँ पे अर्थिंग पे लगाया हुआ है, और आप देख रहे हैं मेरे बॉडी में इस वक्त जो वोल्टेज है दैट इज़ 243, 249, ये फ्लक्चुएट होता जा रहा है मेरा वोल्टेज जो बॉडी में इस वक्त है। ये वोल्टेज बड़ा खतरनाक है, ये जैसे जैसे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे मेरे कैंसर होने की या हार्ट डिजीज़ होने के या ब्लड को क्लॉट करने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो ये ऐसे ही बना रहा तो हम चाहे बाकी कितनी भी अच्छी एक्सरसाइज कर लें या अच्छा खाना खा लें तो ये हमें बॉडी में डैमेज करता रहेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ताकि ये जो वोल्टेज मेरे बॉडी में, ये वोल्टेज को ख़त्म करना है, इसको 0 करना है। इसको 0 करने के लिए आपको एक टूल तैयार करना पड़ेगा, इसका नाम है, इसे बोल सकते हैं अर्थ थेरेपी। अर्थ थेरेपी देखिए ये रहा मैंने तैयार किया अपने लिए कि जब भी मैं ऑफिस में बैठता हूँ या जब भी मैं बैठूँगा तो मैं इसके ऊपर दोनों पैर रख दूँगा।
दूंगा। अब मैंने जूते पहने हुए, अब देखिए अगर मैं दोनों पैर ऊपर रख देता हूँ, दोनों पैर ऊपर रखने के बाद क्या यहाँ पे कोई बदलाव आता है? यहाँ कोई बदलाव नहीं आया। दोनों पैर, एक पैर रख दिया, दूसरे पैर पे रख दिया, देयर इज नो चेंज इन इट, राइट। लेकिन अगर मैं अपने जूते उतार देता हूँ, ये देखिए मैं जूते उतार रहा हूँ, जूते उतार के अब मैं रखने जा रहा हूँ, अब आप ऊपर भी दिखाओ और दोनों एक साथ दिखने चाहिए, मेरे पैर रखते हुए भी और ये भी नंबर दिख रहा, नंबर भी साथ में और पैर भी। अब ये पैर रखा, आप सिमल्टेनियस देखिए, जैसे ही मैंने पैर रखा, ये मैंने अर्थिंग टूल पे, अर्थ थेरेपी पे, और ये शून्य हो गया। इस वक्त मेरी जो वोल्टेज है दैट इज 00000, राइट। यानी कि पूरे दिन भर में अभी तक मेरी वोल्टेज रहती थी 0.245, 246 डिपेंडिंग ऑन की आसपास के कितने सारे इक्विपमेंट थे। लेकिन अब मैं चाहता, अब मैंने पैर हटा लिया, हटाते ही अब देखो दोबारा से मेरे बॉडी में वोल्टेज जनरेट हो गया। तो ये जो अर्थिंग टूल है, ये अगर आप अपने बना लें घर से, और जब ऑफिस में जब भी काम कर रहे हैं, घर पे जब बैठते हैं, इस तरह से आप अगर बैठते हैं तो दोबारा से ऑन करना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर आप बैठते हैं, अर्थिंग टूल लेके अर्थिंग थेरेपी करते हैं। आप जो यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक मैंने टूल तैयार किया है जो मैं लेके भी आया आपको दिखाने के लिए। और ये अपने घर में अगर आप तैयार कर लें तो आपका बॉडी का वोल्टेज ज़ीरो रहेगा। और अगर लगातार ज़ीरो रहे, मान लो फॉर जितनी देर आप सो रहे हैं उतनी देर, तो अगले दिन जब उठेंगे, जिनके जोड़ों में दर्द रहते हैं, अगले दिन उठने के बाद पूछिए अपने आप से जोड़ों में दर्द है क्या, तो कम से कम 20-25% जोड़ों का दर्द कम होगा। नींद कैसी आई, पहले से आपको बेहतर लगेगा। डिप्रेशन पहले से बेटर फील होगा। अच्छा, तो ये टूल कैसे बनाना है, कैसे काम करता है, 1 मिनट मैं लेता हूँ इसको और समझा देता हूँ आपको। अब देखिए इसको, ये एक कपड़ा है, टॉवल है छोटा सा, और इसमें तार मैंने सिल दिया है, सिंपल तार सिल दिया, कॉपर तार, राइट, कॉपर का तार जो इलेक्ट्रिक तार मिलता है दुकान से, सिल दिया है। सिल के, और इसका तार का दूसरा हिस्सा ये बहुत लंबा है, इतना लंबा है कि मेरे घर के जहाँ मैं रहता हूँ ऑफिस का 2nd फ्लोर से वो तार मैं नीचे तक ले जा सकता हूँ, तार नीचे तक जा सकता है। और नीचे तक जाने के बाद उस तार को जमीन के नीचे मैंने 1 फीट गाड़ दिया है अंदर, ठीक है ना। और इसको मैंने यहाँ पे, जहाँ मैं ऑफिस में बैठता हूँ, यहाँ मैंने नीचे रख दिया है। अब मैंने ये सॉक्स पहना है, लेकिन ऑफिस में जब बैठूंगा तो सॉक्स उतार देता हूँ, जूते भी उतार देता हूँ। उतार के अब जैसे ही मैं पैर इसमें रखूंगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कल करके देखिएगा, रखते ही मेरे बॉडी का वोल्टेज 0 हो जाएगा, सबका, मेरा नहीं सभी का। अब अगर ऐसे ही मैं रोज 8 घंटे ऑफिस में बैठ के काम करता हूँ तो मेरे पैर, मेरा वोल्टेज 0 वोल्ट, लेकिन बाकी लोगों का वोल्टेज जितना मैंने आपको दिखाया। तो 0 कैसे हुआ? अर्थ से, जमीन से इलेक्ट्रॉन, साइंस के स्टूडेंट समझें, इलेक्ट्रॉन एक्चुअली बॉडी के अंदर जाते हैं, सही में जाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन बॉडी में जाएगा तो बॉडी का वोल्टेज वही हो जाएगा जो हमारी पृथ्वी का वोल्टेज है, 0 वोल्टेज। इलेक्ट्रॉन जाएगा तो खून पतला होगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा इन्फ्लेमेशन कम होंगे, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो घाव जल्दी भरेंगे, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो हार्मोनल बैलेंस होगा। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे पुराने टाइम से ये बात चलती है कि आपको जमीन के साथ कनेक्ट होना चाहिए। हाँ, ये वही बात है, वही कि नंगे पैर चलो, नंगे पैर चलो। अगर ये नहीं करना 2 घंटे नंगे पैर चलो। ये तो चलो टेक्निकल बात है ना, अगर हम वैसे नंगे पांव हम चलते हैं जमीन पे तो वैसे ही बॉडी हमें हील फील होता है, हील फील होती है। तो इसका कारण मुझे नहीं मालूम था, कारण का टेक्निकल कारण, रीजन हाँ, क्या है उसका? हाँ, कारण ये है कि जो बॉडी है वो अर्थ के साथ होगी। बाइबल कहती है कि मुझे अर्थ से ही बनाया गया, जमीन की मिट्टी से बनाया गया। हाँ। तो जो परमेश्वर ने जब इन मनुष्यों को बनाया तो उसने लिखा इसी जमीन की मिट्टी को गूंथ कर अपने सांसों को फूंक कर बनाया। हाँ, सही तो बोला। तब जब यही मिट्टी को आप जमीन के साथ अटैच कर देते हो तो वो बॉडी आपकी हील होना शुरू होती है। आप और जमीन एक ही हो जाते हैं। अच्छा, इसका कोई टेक्निकल आप मेरे को ये बताओ, ये वचन है मेरे पास एक, क्या जब हम खुश मन होके रोटी खाते हैं हाँ, उससे फर्क पड़ता है?
उसका साइंटिफिक रीजन बताओ। देखिए, जब भी आप खुश होंगे तो हमारे बॉडी में जो हार्मोन बनते हैं वो बैलेंस में आते हैं। अच्छा, इसका आपके पास साइंटिफिक रीजन है कि खुश होकर खाना खाने से क्या होता है? हाँ, क्या है इसका रीजन? जब भी आप खुश होंगे तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स वो बनना शुरू हो जाएगा अपने आप बॉडी बनाती है बॉडी, हाँ, ट्रिगर करती है। अच्छा, हाँ, डाइजेस्टिव एंजाइम बनेंगे तो जो आप खाएंगे वो डाइजेस्ट हो जाएगा। जब आप गुस्से में होते हैं तब कभी मत खाइए, अच्छा, खाना नहीं चाहिए, क्योंकि तब बॉडी के डाइजेस्टिव एंजाइम ऐसे हो जाएंगे, तैयार नहीं है। अब खाएंगे तो वो एसिडिटी होगी। अब देखो, जो बाइबल लिखी गई है वो तब कोई लैब्स नहीं होती थी, चीजें नहीं होती थी। ये जो वचन मैं पढ़ने जा रहा हूँ ये यीशु मसीह के जन्म से भी पहले का है। अच्छा। आप 2000 साल यीशु मसीह को हो गए तो उससे भी पहले का है। मतलब आप उस वचन में लिखा, सबोपदेशक 9 उसकी 7 आयत में लिखा, उसमें लिखा, अपने मार्ग पर चला जा और अपनी रोटी को तू आनंद से खाया कर। वो देखो वचन में लिखा। सिंपल बात है, सिंपल बात है कि अगर परमेश्वर कह रहा है कि जो तू रोटी खाएगा उसे आनंद से खाना है। हाँ। उसे डिप्रेस होके नहीं खाना, गुस्से में नहीं खाना, अपना काम कर और अपनी रोटी को विद पीस और जॉय के साथ तूने खाना है। Yes. और इसका आज साइंटिफिक रीजन ये है कि जब हम खुश होकर खाना खाते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स हैं वो बॉडी पैदा करती है और खाना पचता है, और खाना पचेगा तो बॉडी हील होगी। यस, सिंपल तरीका ये। यीशु मसीह के वचन के लिए तारीफ कर दो जोर से। अब यही बात आपको साइंटिफिक तरीके से हम बता रहे हैं कि अगर आप एक तार को अपने पाँव के नीचे रख के जमीन में गाड़ दोगे तो चाहे आप ऑफिस में बैठे हो, लेकिन अब हर बंदा जमीन पे बैठ के काम नहीं कर सकता, लेकिन आपने एक बिब्लिकल तरीके को पूरा कैसे किया कि आपने तार से अपने आप को पृथ्वी में जोड़ लिया, जिस मिट्टी से हम बने हैं उसको अपने आप से जोड़ लिया, कनेक्ट कर लिया, ताकि वो जो हीलिंग परमेश्वर ने मुझे दी है वो मेरी बॉडी में एंटर करे। हाँ। और जो रोटी मुझे खानी है वो आनंद से खानी, और वो खानी है जो परमेश्वर ने बनाई। ब्रेड बिस्किट जो इंसान ने बनाया वो नहीं खाना। गॉड मेड खाना है, मैन मेड नहीं खाना है। ब्रेड बिस्किट रस वो नहीं खाना, क्योंकि वो इंसान ने बनाया। हाँ, ह्यूमन मेड नहीं खाना है, इंसान ने बनाया नहीं खाना है। जो परमेश्वर ने बनाया वही खाना है, वो खाना है। खाना खाने से पूछो पहले। हालेलुया। इसमें एक चीज जोड़ूंगा, रात को जब आप सोते हैं, सोने से पहले ऐसा एक और बना के आप रख के सो सकते हैं। कोई करंट ना छोड़ दे। नहीं, करंट नहीं छोड़ेगा। पृथ्वी से जुड़ने से करंट नहीं छोड़ सकता, नहीं तो करंट लगेगा तो जब आप चलने लगेंगे रास्ते में तब भी करंट लगेगा, है ना। तो ये तार है लेकिन ये पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। तो आप जब सो रहे हैं तो आप और पृथ्वी एक है 0 वोल्ट में। जब हम पृथ्वी के, जो पुराने लोग होते थे वो जमीन पे सोते थे, तभी जमीन पे, तभी वो हेल्थी थे, आनंद से खाते थे, ज्यादा पैसे का चक्कर नहीं, वो ले लो। हाँ। वो हेल्थी थे, और यही खाते थे, कच्चा फ्रूट ज्यादा खाते थे, तभी हेल्थी थे। तो इसका मतलब हमें वही खाना है जो पुराने हमारे पूर्वज खाते थे। हाँ, और वही करना है जो वो करते थे। हाँ, ये कोई नहीं। अगर आज मैं 10वें मरले पे हूँ तो आज मेरे पास तरीका है कि मैं जमीन से कनेक्ट हो सकता हूँ। जमीन से कनेक्ट होना, कुछ भी करके, कोई बहाना नहीं चलेगा यहाँ पे। ओह जीसस, आप लोग तो जमीन से कनेक्टेड ही ऑलरेडी अभी। हाँ, और जब जमीन से हम कनेक्ट होते हैं, अगर खाना भी अगर मेरे बच्चे जो हैं वो खाना, उनको मैंने सिखाया कि जमीन पे बैठ कर खाओ। हाँ। तो मेरे को ऐसा फील होता है जब आप बाइबल कॉलेज में हमारे वो लॉन बना हुआ, जब लॉन पे हम चलते हैं नंगे पाँव या पैर से, तो वो कनेक्शन फील होता है कि परमेश्वर ने हमें इसी पृथ्वी से बनाया है। हाँ, लिटरली इलेक्ट्रॉन बॉडी में आते हैं उसी वक्त। जिस तरह से खाना खाना जरूरी है, इलेक्ट्रॉन बॉडी में आते हैं। जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं तो चार्ज आता है, वैसे। तो अभी कंक्लूसिवली आपने देखा, हील होने के लिए वही गर्मी, वही पानी, वही मिट्टी, वही फल, वही सब्जी, यही आपकी दवा है, यही खुशियों का राज है। दवाइयों से जो नंबर्स कम होते हैं, अगर दवाई हम खा रहे हैं तो वो शुगर के नंबर कम हो रहे हैं, लेकिन वो बॉडी हील नहीं हो रही उसकी। दवाइयों से नंबर भी कम नहीं होते। अगर तो नंबर कम होते तो दवाई बढ़ानी क्यों पड़ती है? वो तो धीरे धीरे बढ़ानी ही पड़ती है। हाँ, यानी कि अल्टीमेटली नंबर कम दवाइयों से नहीं हो रहे हैं, एक पल के लिए कम हो रहे हैं, लेकिन फिर अगले दिन, अगले साल और धीरे धीरे दवाई नहीं बढ़ाएंगे तो नंबर स्टेबल नहीं रहेंगे। एक्चुअली दवाई से नंबर कम नहीं होते, टेम्पररी कम होते हैं, बस उस वक्त के लिए कम होते हैं। तो जो लोग अभी भी, ये पिछली बार भी था, जो लोग अभी भी सिर्फ खाना ही खा सकते हैं, जो फ्रूट मान लो नहीं ले सकते या अभी सैलेड ले सकते हैं,
उनको क्या करना चाहिए, या कैसे उनको धीरे धीरे उस लेवल पे आना चाहिए कि मुझे यही डाइट लेनी है, मुझे अपना प्रभु से ना फाइनेंस का ये लेवल मांगना है या इस सिस्टम पे आना है? मैं तो ये बोलता हूँ, मैंने कैलकुलेट किया है, इससे सस्ता कोई डाइट है नहीं। मैं सस्ता है, ये सबसे सस्ता है, गरीब से गरीब भी कर सकता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं कैसे करता हूँ, 1 दर्जन केला और 1 बड़ा तरबूज से पूरा परिवार पेट भर के खाएगा, तब भी रह जाएगा, DIP डाइट के अनुसार। हाँ ठीक है। तो ये 2 चीज कहीं भी मिलती है पूरी दुनिया में, और हर बार सस्ती ही मिलती है। और वैसे भी अगर बीमार होकर दवाई खाने से अच्छा है वो ये खाओ। दवाई में भी तो, मेडिसिन में भी तो पैसा लगेगा। पहली बात, पालक कितना सस्ता है, टमाटर कितना सस्ता है, तो आप गाजर मूली कहाँ महंगा है, लेकिन उसको जब पकाते हैं, तेल भी खर्च करते हैं, ईंधन खर्च करते हैं, तब तो महंगा बन जाता ना। तो ये कहने वाली बात है। और फिर जब बीमार पड़ते हैं, दवाइयों पे खर्च करते हैं, ऑपरेशंस पे। ऊपर से इम्पोर्टेंट है कि उन दिनों पे आप अपने काम पे नहीं जा सकते। उल्टा जो काम पे जा रहा है वो भी आपके काम पे लग जाता है, आपको डॉक्टर के पास ले जाने में। तो ये महंगा नहीं है, ये बहाना जरूर हो सकता है, बट महंगा है नहीं। तारीफ करो जोर से। आओ प्रार्थना करें सब। मेरा बिलीव है कि आप लोग ब्लेस्ड हो। आमीन। सब लोग खड़े हो जाओ, अपने हाथों को उठाओ, मास प्रेयर के लिए तैयार रहो। सुनो मेरी बात, जितने जनों ने सुना है आप इसे फॉलो करेंगे। आमीन। ये इंटरनेट पे चला जाएगा, आप इसे फॉलो करेंगे। ये आपके डिलीवरेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए। आने वाले दिनों में सुसमाचार को एक हाईएस्ट लेवल पे लेके जाएंगे आप। स्पिरिचुअल खुराक को आप ले रहे हो, इस खुराक को आप घरों में लेंगे। खुदा का वो काम होगा जो पहले कभी नहीं हुआ था, यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ। डॉक्टर साहब को विदा करने का टाइम आ चुका है, फिर हम प्रार्थना में जाते हैं। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। खुदाबंद, हम प्रार्थना करते खुदाबंद तेरे बेटे के लिए, बहुत से लोगों को तेरा बेटा हील कर सके। बाइबल कहती हर एक को अलग अलग तूने वरदान दिए हैं। तेरा पवित्र आत्मा खुदाबंद तेरे बेटे के साथ हो। बहुत से लोग इनकी टीचिंग से, उन चीजों से जो बिब्लिकल हैं खुदाबंद, लेकिन इंसान भूल गया। ये वही तरीके हैं जो बाइबल में लिखे, जो वही तरीके जो तूने बनाए हैं खुदाबंद, कि वही चीजें जो आपने आदम के लिए बनाई थी, हम इनको फॉलो कर सकें, इन पे चल सकें और बरकत को पा सकें। जितने लोग आज सुन रहे हैं, फॉलो करें, डिलीवर हों और हील हों। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। मेरा बिलीव है कि हम फिर डॉक्टर साहब को बुलाएंगे और उस दिन जल्दी आएंगे और टेस्टिमनीज भी लेंगे DIP डाइट की। गॉड ब्लेस यू ऑल। एक बार डॉक्टर साहब को सी ऑफ कर दो तारीफ के साथ। हालेलुया। उठाओ अपने हाथों को। थैंक यू जीसस। हिलाओ 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 अपने हाथों को। सुनो, आपको ये बताकर मेरा बोझ कम हुआ है। मेरा बोझ कम हुआ है क्योंकि इस मिनिस्ट्री को 2000 से ज्यादा पास्टर्स हैं जो इस मिनिस्ट्री के साथ है, जो मेंटरशिप में। और मैंने एक कमी देखी है उनकी लाइफ में कि उनको ये मालूम नहीं कि मुझे क्या करना है। मेरा बिलीव है कि आप इसको फॉलो करेंगे। मेरा बिलीव है परमेश्वर आपके साथ होंगे। सुनो, जहां खुदा ने काम करना है वहां उसने करना है। अब जो कैंसर की टेस्टिमनी आई, कितने सेकंड लगे उसको? जस्ट 50 सेकंड। कहां से? महाराष्ट्र से। जस्ट प्रेयर कि परमेश्वर में नहीं हो, अच्छा 1 महीने से हो, कि परमेश्वर तुम्हें हील करे। दैट्स इट। वो अपना काम कर रहे हैं। आमीन। अब पौलुस को मालूम था कि मैं लंगड़े चलाता हूं, मैं अंधों को दिखाता हूं, फिर भी उसने कहा तिमुथियुस, अपनी बॉडी के लिए तुझे ये करना है। मेरा बिलीव है कि आप लोग मुझे दोबारा ये कहने का मौका नहीं देंगे और आप फॉलो करेंगे इन चीजों को।
अपनी बॉडी को सुपर हेल्थी रखेंगे, सुपर ब्लेस्ड रखेंगे। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी चर्च। तैयार हो फायर प्रेयर के लिए? तैयार हो हीलिंग के लिए, डिलीवरेंस के लिए? अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। आज आप पर ऑयल से प्रेयर होगी। इवेंजलिस्ट टीम आपको एक एक जन को आज अनॉइंट करना है, एक एक व्यक्ति को जो इस पंडाल के, इस चर्च के बाहर अंदर ब्रांचेस में मौजूद है। मेरा ये बिलीव है आज एक स्पेशल ग्रेस आपकी बॉडी में एंटर करेगी जैसे ये ऑयल आपके सिरों के ऊपर आएगा। जब ये आज बड़े ऑयल से आपसे प्रेयर होगी, बड़े ऑयल से। इवेंजलिस्ट टीम ऑयल ले लो जल्दी से। और जब मैं बोलूं सेम ब्रांचेस में भी, यहां पर भी आपके ऊपर जब ये ऑयल से आप रिसीव कर रहे हो, आपको अंगीकार करना है, खुदावन आज मैं ग्रेस को लेके जा रहा हूं, तेरी हीलिंग ग्रेस को लेके जा रहा हूं। सुनो मेरी बात, जब ये ऑयल आप पे आ रहा है, मैं यूथ को देख रहा हूं जो यहां खड़े है, आप लोगों पे प्रेयर करेंगे, लोग हील होना शुरू होंगे। मैं देख रहा हूं आज आप जैसे ही इस ऑयल को रिसीव करेंगे, आप जबरदस्ती हीलिंग मिनिस्ट्री में चले जाएंगे। जबरदस्ती, आपको मालूम भी नहीं होगा, आप एंटर कर जाएंगे। जस्ट आप टच करेंगे, आप देखेंगे क्या होता है। सुनो मेरी बात, आज की बड़ी मीटिंग में खुदा ने आपको छुआ है, मैं जानता हूं। मैंने स्पिरिट में एक विजन देखा था कि परमेश्वर बहनों के आंसुओं को पहुंच रहे हैं आज की मीटिंग में। आप जब इस